So hello guys, welcome back to another very important video session from your own channel Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma and in this particular video we are going to target the biotechnology chapter in just one shot. So we are going to take into consideration each and every important point, each and every diagram, each and everything of NCERT in just 1 to 2 hours. So please make sure कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और आप बायोटेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्चुअलाइज करें. ऑलराइट, कल एक क्विज है जिसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा. सो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाए मेरे साथ. तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग टेलीग्राम पर डायरेक्टली सर्च कर सकते हो ओजोन क्लासेस. इफ यू आर ऑन इंस्टाग्राम देन यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. माय इंस्टाग्राम हैंडल इज विपिन शर्मा बायोलॉजी. इसके अलावा मेरा नया चैनल है जिसका नाम है नर्चरिंग ब्रेन्स. इसको आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वो हमारा बैकअप चैनल है और यहां पर बहुत अमेजिंग कंटेंट आने वाला है इन कमिंग डेज. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द नर्चरिंग ब्रेन चैनल. ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट द कंटेंट. सो लाइट नहीं गई है दोस्तों, मैंने अपना कंटेंट जो है थोड़ा आज ब्लैक स्क्रीन पर पढ़ाने का सोचा है जिससे कि आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से चीजों की समझ हो जाए. जो आपका बायोटेक्नोलॉजी आप लोग पढ़ते हो इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं. बायोटेक्नोलॉजी दो वर्ड से बना हुआ है आपका. बायो इट मींस दैट आप लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यहां पर यूज करते हो, या तो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म का आप लोग यूज करोगे, या लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी सेल का यूज कर लोगे, या लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी टिश्यू का यूज कर लोगे, या फिर इसके किसी पर्टिकुलर एंजाइम का यूज कर लोगे. लेकिन आप कहीं ना कहीं आपकी बायोलॉजी की बात करते हो. एंड टेक्नोलॉजी मींस आप काफी सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हो. सो इस हिसाब से आपकी बायोटेक्नोलॉजी वर्ड बन जाती है. बायोटेक्नोलॉजी को आप लोग प्यार से एक अलग से स्ट्रीम में पढ़ते हो, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, या फिर आप इसे बोल सकते हो RDT, दैट इज रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है? आप दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को यहां पर क्या करोगे, कंबाइन करने की कोशिश करोगे. सो इट्स डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी. रिकम्बिनेंट मतलब आपने यहां पर क्या किया है, रिकंबाइन किया है दो ऑर्गेनिज्म के डीएनए को. तो समझ लो ये आपका डीएनए है आपका बैक्टीरिया का, और इसके बगल में समझ लो आपका डीएनए है किसका, इसके बगल में समझ लो आपका डीएनए है ह्यूमन बीइंग का. अगर आपने बैक्टीरिया और ह्यूमन बीइंग के डीएनए इसको कंबाइन कर दिया है देन इट इज अ पार्ट ऑफ योर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. सो इस प्रोसेसेस में आपके स्टेप क्या क्या होते हैं ये आप लोगों को समझना है. यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आपके स्टेप क्या होंगे. सबसे पहले आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है, जाहिर सी बात है, समझ लो आपका ह्यूमन बीइंग है. सो ह्यूमन बीइंग आपका ऑर्गेनिज्म है, उसका आप एक सेल निकालेंगे. तो सबसे पहले आप लोग जो है ह्यूमन बीइंग का कोई भी सेल लेंगे. सेल में से आप लोग फिर क्या आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे, सेल में से आप लोग डीएनए निकालने की कोशिश करेंगे. सो आप लोग क्या करोगे, डीएनए को आइसोलेट करोगे, प्लस आप लोग क्या करोगे, डीएनए को प्योरीफाई करोगे. क्यों प्योरीफाई करना जरूरी है? बिकॉज अगर आप डीएनए पे काम करते हो, अगर आप जीन निकालना चाहते हो इस पर्टिकुलर डीएनए से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आरएनए की इंप्योरिटीज रिमूव करनी पड़ेंगी, आपको प्रोटीन की एडिशनल इंप्योरिटीज यहां पर रिमूव करनी पड़ेंगी, आपको कार्बोहाइड्रेट वगैरह रिमूव करने पड़ेंगे, आपको अगर बेसिकली यहां पर सेल मेम्ब्रेन के कुछ कंपोनेंट्स हैं, लिपिड वगैरह, आपको वो रिमूव करने पड़ेंगे. सो एट द एंड ऑफ द डे आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, प्योर डीएनए मिल जाएगा. सो क्या मिला आपको यहां पर, आपको यहां पर ह्यूमन का प्योर डीएनए मिल गया. आप समझ लो इस प्योर डीएनए के अंदर एक आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट था. ये आपका जीन है इंसुलिन का, इंसुलिन हार्मोन का ये जीन है. और आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके लिए ये हार्मोन कौन बनाए, बैक्टीरिया बनाए. सो क्या जरूरी है यहां पर, ये जरूरी है कि आप लोग इस जीन को बैक्टीरिया के अंदर पहुंचाओ. सो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इस जीन को आइसोलेट करोगे, इंसुलिन के जीन को आइसोलेट करोगे, बिकॉज बाकी जीन से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इतने फ्रेगमेंट से लेना देना है. तो इसको हम लोग काट लेंगे, ओके, और रिमूव कर लेंगे. सो सबसे पहले हम इस डीएनए को एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की हेल्प से काटेंगे. ओके, एंडोन्यूक्लियेज, एंडो का मतलब अंदर से काटने वाला, यानी बीच से काटने वाला. ये जीन आपका बीच में है तो एंडो पोजीशन पर आपको काटना है. और न्यूक्लियेज मतलब न्यूक्लिक एसिड को काटने वाला, यानी जो डीएनए को काटेगा. सो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम आपने यहां पर लगाया तो आप डीएनए को काट पाओगे. फिर आप अगरोस जेल चला दोगे. अगरोस जेल आपकी जैसे ही चली, सारे डीएनए के सेगमेंट्स जो आपने काटे हैं एंडोन्यूक्लियस से, वो आपके सेपरेट हो जाएंगे. यहां से आपको अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा. ये काम हुआ आपका इनिशियल. अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपने क्या किया, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपने एक वेक्टर के साथ लिंक कर दिया. तो सेकंड स्टेप में आपका क्या आता है, वेक्टर के साथ इसकी एडिशन. वेक्टर क्या होता है, अगर आपने बेसिकली टाइफाइड वगैरह देखा है, या फिर आपने बेसिकली अगर मलेरिया की बात की है, तो आपको पता है कि मलेरिया, चिकनगुनिया,
ये सारी जो आपकी डिजीज है इनमें एक मॉस्किटो वेक्टर प्रेजेंट होता है जो कि किसी भी पैथोजन को आपकी बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है। यानी वेक्टर बिहेव्स लाइक अ टैक्सी। वेक्टर आपका किसका काम करता है? वेक्टर आपका टैक्सी का काम करता है। तो यहां पर भी क्या होगा? यहां पर भी ये वेक्टर आपके जीन टैक्सी का काम करेगा, इसीलिए इसे जीन टैक्सी बोला जाता है। तो इस जीन को, ये जो आपका बैक्टीरिया, ये जो सॉरी आपका ह्यूमन इंसुलिन जो जीन था, ये जीन जो है आपका आप वेक्टर में डाल दोगे। समझ लो ये येलो कलर की जो आपकी बॉडी है ये आपका वेक्टर है, यानी कि आपका प्लाज्मिड। प्लाज्मिड आर योर मोस्ट कॉमन वेक्टर्स। ऑलराइट, सो समझ लो ये आपका प्लाज्मिड है। सो प्लाज्मिड को भी आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटोगे तो इसके बीच में भी गैप डेवलप हो जाएगा। सो इस गैप के अंदर कौन फिट हो जाता है? इस गैप के अंदर आपका ये फिट हो जाता है ह्यूमन का जीन जो आपको चाहिए था, जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। सो अब इस प्लाज्मिड के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो? इसे डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म में भेज सकते हो। तो यहां पर आपने क्या किया? इसे टैक्सी के साथ फिट कर दिया है, यानी टैक्सी में आपने सवारी को बैठा दिया। लेकिन अभी अपने आप को और रेप्लिकेट करता है। इस प्रोसेस को आप लोग कहते हो क्लोनिंग। क्लोनिंग मतलब आपके और ज्यादा क्लोन्स बनाना। सो यहां पर क्या होगा? आपका ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये प्लाज्मिड के साथ साथ रेप्लिकेट होता रहता है। तो काफी सारे आपके यहां पर क्या बन जाएंगे? काफी सारे आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपीज यहां पर बन जाएंगी, क्योंकि आपका प्लाज्मिड भी साथ साथ रेप्लिकेट कर रहा है। तो इस तरीके से आपको मल्टीपल कॉपीज ऑफ प्लाज्मिड देखने को मिलेंगी, मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसके बाद क्या हुआ? सिंस इट इज अ वेक्टर, सो ये प्लाज्मिड आप लोग ट्रांसफर कर दोगे कहां पर? ये प्लाज्मिड जो है आप थर्ड स्टेप में ट्रांसफर कर दोगे कहां पर? जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ आप इसे ट्रांसफर कर दोगे ह्यूमन के सेल के अंदर। सो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये आपका प्लाज्मिड है, इसे आप लोगों ने कहां डाल दिया? आपने डाल दिया बैक्टीरिया के जीनोम में, यानी ई कोलाई के समझ लो जीनोम में आपने डाला। सो ई कोलाई का डीएनए कैसा था? ई कोलाई का डीएनए समझ लो आपका ये था। इस ई कोलाई के डीएनए में आपने क्या कर दिया? इस ई कोलाई के डीएनए में आपने डाल दिया ये वाला अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। सो ये यहां पर कहीं पर जाकर आपका अटैक हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। सो जैसे जैसे आपका ये बैक्टीरिया का डीएनए जब ट्रांसक्राइब करेगा तो ये एमआरएनए बनाएगा, तो इसके साथ साथ हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट का भी एमआरएनए बन जाएगा, ये भी ट्रांसक्राइब हो जाएगा। जैसे ही आपका पूरा का पूरा बैक्टीरियल बेसिकली आपका जो न्यूक्लियोइड है, जब वो आपका ट्रांसलेट होगा और प्रोटीन बनाएगा, तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये भी ट्रांसलेट हो जाएगा और ये भी प्रोटीन बनाएगा। और प्रोटीन के नाम पे क्या बनाएगा? प्रोटीन के नाम पे बनाएगा इंसुलिन हार्मोन, क्योंकि यही तो हमें बनाना था ना, इंसुलिन हार्मोन ही तो हमें बनाना था। सो वो आपका यहां पर आपको बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। सो एट द एंड ऑफ द डे आपने क्या किया? आपने एक पर्टिकुलर ह्यूमन सेल से डीएनए निकाला और उसे बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मिक्स कर दिया, तो आपने दो ऑर्गेनिज्म के डीएनए को कंबाइन किया। सो इजंट इट रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? और आपने क्या किया? इसमें जीनोम की इंजीनियरिंग करी, इसीलिए आप इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हो। सो आप किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी और ऑर्गेनिज्म का डीएनए डालकर उसे एक्सप्रेस करवा लेते हो, जिससे आपको अपना प्रोडक्ट मिल जाए हाई क्वांटिटी में। यह है आपके रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का बेस, जो कि आप लोगों को यहां पर बेसिकली समझना था। ऑलराइट, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नोट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डायग्राम। ऑलराइट, आई होप ये ओवरव्यू आपको समझ में आ गया होगा। अब आपकी बाकी सारी चीजें आप लोगों को मैं समझाता हुआ चलूंगा। अब चैप्टर में बढ़ते हैं, अब आपको सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। सो बायोटेक्नोलॉजी में जैसा मैंने बोला दो वर्ड हैं, बायो मींस रिलेटेड टू ऑर्गेनिजम्स। सो इसमें या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आप यूज करते हो या इनकी बॉडी के एंजाइम्स यूज करते हो, ओके, जिससे कि आप लोग ह्यूमन बींग्स के लिए प्रोडक्ट या प्रोसेसेस तैयार कर सको। यानी ये ऐसी टेक्निक्स होती हैं, बायोटेक्नोलॉजी आर सम टेक्नोलॉजीज जहां पर आप लोग बायो को यूज करके, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या उनके कंपोनेंट्स को यूज करके या उनके एंजाइम्स को यूज करके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बनाते हो ह्यूमंस के लिए, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो सकता है, चाहे वो कोई प्रोसेस हो सकता है। ये आपका ट्रेडिशनल व्यू ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, यानी आपकी पुरानी डेफिनेशन थी, इसे आप कन्वेंशनल डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। इन दिस सेंस मेकिंग कर्ड, जो कि आपका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बनाता है, तो वो भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिससे आपका इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है। ब्रेड, जो कि आपका बेकर्स ईस्ट बनाता है, सैक्रोमाइसिस, तो ये भी आपका किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनाया जा रहा है ह्यूमंस के लिए। या जो आपकी वाइन है, ये भी आपकी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से बनती है ईस्ट में, और आपका बेसिकली ये भी ह्यूमन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कर्ड का बनना, ब्रेड का बनना, वाइन का बनना, ये सारे भी जो माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेसेस हैं, ये भी आपके बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आए।
ओके, सो आजकल लेकिन जो हम डेफिनेशन यूज करते हैं वो थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड है, जिसे हम लोग बोलते हैं मॉडर्न व्यू ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे प्रोसेसेस जिनमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स यूज हो टू अचीव द सेम ऑन लार्ज स्केल। यानी कोई इंपॉर्टेंट काम हम कम कर पाए, कोई इंपॉर्टेंट प्रोसेस हम लोग एस्टेब्लिश कर पाए, कोई इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हम लोग बना पाए, लेकिन यूजिंग द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होता है, किसी एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए उठाकर दूसरे में डाल दो तो दूसरे वाले का जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया। समझ रहे हो, जैसे पिछली स्लाइड में अगर आप देखोगे यहां पर आपका ई कोलाई का डीएनए सिर्फ स्काई ब्लू था, यहां पर बीच में ब्राउन भी आ गया, तो अब इट इज मॉडिफाइड। सो ई कोलाई हैज बिकम द रिकम्बिनेंट, ई कोलाई हैज बिकम द जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। सो यहां पर क्या हुआ, फर्दर मैनी अदर प्रोसेसेस और टेक्निक जो है वो भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इंक्लूड की जाती है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न व्यू। जैसे कि आपकी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी आप लेबोरेटरी के अंदर बॉडी के समान कंडीशन देकर अगर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ओवम और स्पर्म को फर्टिलाइज कराकर टेस्ट ट्यूब बेबी डेवलप करते हो तो वो भी आपका बायोटेक्नोलॉजी में आता है। ओके, इसके अलावा आप जीन की सिंथेसिस जब करते हो, आप उस जीन को जो आपने सिंथेसाइज किया उसे जब यूज करते हो, या जब आप कोई डीएनए की वैक्सीन तैयार करते हो, और या फिर आप किसी डीएनए वैक्सीन को यूज करते हो टू करेक्ट अ डिफेक्टिव डिसऑर्डर, तो इसको भी आप लोग बायोटेक्नोलॉजी में लेते हो। अभी तक हमने जो पढ़ा उसका सार क्या है, जो आपके कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजी उसमें आप लोग बोलते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म या उसके एंजाइम का यूज करना टू मेक सम प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस, जिसमें आपके सारे माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेस भी आ गए, जैसे दही का जमना, आपके शराब का बनना, या फिर आपके ब्रेड का बनना। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी ये बोलती है कि दोस्तों हम तो क्या करेंगे, सेम चीज को हम लोग अचीव करेंगे विद द हेल्प ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स ऑन अ लार्जर स्केल। इसमें आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी आता है, डीएनए वैक्सीन का बनना भी आता है, जीन डिफेक्ट का करेक्ट होना भी आता है। ओके, आपका बेसिकली यहां पर जीन का सिंथेसिस भी आता है और उसका यूज होना भी आता है। सो ये सारी चीजें आपके मॉडर्न पार्ट में आती हैं। जो ईएफबी था, दैट इज यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसने बोला मैं कॉम्बिनेटिव डेफिनेशन दूंगा जिसमें दोनों के दोनों, यानी आपका ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल व्यू या फिर आपका मॉडर्न व्यू, दोनों इनकॉर्पोरेट हो पाए। तो इसने क्या बोला, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, यानी साइंस का इंटीग्रेशन किसके साथ, ऑर्गेनिज्म के साथ, या तो ऑर्गेनिज्म के सेल के साथ, या ऑर्गेनिज्म के किसी पार्ट के साथ, या उसके किसी मॉलिक्यूल के साथ, जैसे कि एंजाइम वगैरह जो हम यहां पर यूज कर रहे थे। ओके, सो किसी ऑर्गेनिज्म का लिंक, या फिर उसके सेल का लिंक, या फिर उसके किसी पर्टिकुलर पार्ट का लिंक, या उसके किसी मॉलिक्यूल का लिंक किसके साथ, नेचुरल साइंस के साथ करना, जिससे कि आप लोग इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट और प्रोसेसेस बना पाओ या सर्विसेज कर पाओ। ये डेफिनेशन है आपकी करंट डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो आप किस चीज को लिंक कर रहे हो, नेचुरल साइंस को लिंक कर रहे हो, या तो ऑर्गेनिज्म के साथ, या उसके पार्ट के साथ, या उसके सेल के साथ, या उसके मॉलिक्यूलर एनालॉग्स के साथ, जैसे कि आप प्रोडक्ट और सर्विसेज तैयार कर पाओ। ये डेफिनेशन आपकी कॉम्बिनेटिव डेफिनेशन थी जो कि दी गई थी बाय ईएफबी, दैट इज यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बायोटेक्नोलॉजी में हमें उखाड़ना क्या क्या है। देयर आर टू मेन कोर टेक्निक्स दैट इनेबल्ड द बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। पहली चीज जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसको हम लोग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी बोल रहे थे। क्या किया था हमने इसमें, टेक्निक टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटीरियल टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। यानी कि जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को चेंज करो, यानी कि आप क्या करो, बेसिकली होस्ट ऑर्गेनिज्म जो है, हमने लास्ट स्लाइड में समझा कि ई कोलाई के अंदर आपने क्या डाल दिया, ह्यूमन का इंसुलिन जीन डाल दिया। सो ई कोलाई अगर एक होस्ट है तो उसको आपने क्या कर दिया, उसके फिनोटाइप को आपने चेंज कर दिया। यानी पहले जो नहीं बना रहा था ई कोलाई, यानी इंसुलिन पहले ई कोलाई नहीं बना रहा था, लेकिन अब आपका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन चेंज हो गया है। सो अब आपका ई कोलाई इंसुलिन बनाएगा। सो ये होता है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें आप दो ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को बेसिकली क्या करते हो, कंबाइन करते हो। यानी ओवरऑल आप क्या कर रहे हो, डीएनए को मैनिपुलेट कर रहे हो, डीएनए और आरएनए को चेंज कर रहे हो। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। यहां पर आप क्या करते हो, स्टेराइल एम्बियंस को मेंटेन करते हो। स्टेराइल एम्बियंस यानी कि यहां पर माइक्रोबियल कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए। यानी आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो सिर्फ वो प्रोडक्ट ही आपको मिले, उसके अलावा सारी चीजें या फिर कोई भी कंटेमिनेशन उसमें ना हो। सो यहां पर क्या होता है, आपको सिर्फ उसी चीज की ग्रोथ चाहिए जो आपके लिए डिजायर्ड है। ओके,
और बाकी सारी जो आपकी चीजें हैं वो आपकी नहीं आनी चाहिए, कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए। समझ लो आप लोग इंसुलिन तैयार कर रहे हो तो उसके बीच में आपको कोई और हार्मोन या फिर उसकी कंटेमिनेशन नहीं मिलनी चाहिए। तो यहां पर आप समझ लो किसी बैक्टीरिया को अगर यूटिलाइज कर रहे हो तो सिर्फ वही बैक्टीरिया आपका जर्मिनेट हो, वही बैक्टीरिया बेसिकली आपका ग्रो करना चाहिए जिसमें आपका रिकम्बिनेंट डीएनए है। इसको मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। समझ लो ये आपका एक बैक्टीरिया है जिसमें आपने रिकम्बिनेंट डीएनए डाल दिया है, तो इसको मैं बोल्ड से शो कर रहा हूं। और ये दूसरा आपका बैक्टीरिया है जिसमें रिकम्बिनेंट डीएनए समझ लो नहीं गया, बिकॉज ये प्रोसेस काफी बार फेल हो जाता है। सो हर बैक्टीरिया में आप लोग रिकम्बिनेंट डीएनए नहीं बना सकते। ओके, कुछ में होता है कुछ में नहीं होता। सो यहां पर क्या हुआ, सिर्फ ये ग्रो करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। तो आप लोग क्या करते हो, यहां पर ट्रांसफॉर्मेंट्स को सिलेक्ट करते हो, यानी आप अपनी प्लेटिंग को ऐसी कंसंट्रेशन देते हो, ऐसी कंडीशन देते हो जिसमें सिर्फ ये वाला बैक्टीरिया आपका ग्रो कर पाए और ये वाला बैक्टीरिया ना ग्रो कर पाए। सो ऑटोमेटिकली आपको सिर्फ ये वाले जो है इनकी कॉलोनी तैयार होती हुई मिलेंगी, क्योंकि इनसे ही आपको अपना प्रोडक्ट निकालना है। सो आप ऐसा खाना प्रोवाइड करते हो या आप कोई इनहिबिटर प्रोवाइड कर देते हो जो सिर्फ इसके लिए हो, यानी सिर्फ इसको अगर वो बेसिकली ग्रो नहीं होने देगा तो सिर्फ आपके क्या होंगे, जो आपके डिजायरेबल माइक्रोब्स है सिर्फ वही ग्रो कर पाएंगे और आपको डिजायरेबल प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ द डे मिल जाएगा। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट द ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ओके, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे बहुत डिटेल आएगी। सो हम क्या करते हैं, बेसिकली सिर्फ डिजायर्ड माइक्रोब या यूकैरियोटिक सेल को हम लोग लार्ज क्वांटिटी में ग्रो कराना चाहते हैं, जिससे हम हमारी एंटीबायोटिक या वैक्सीन या एंजाइम हमें इससे जो भी तैयार करना है हम वो तैयार कर सके। अब हम एक एक चीज को डिटेल में पकड़ेंगे। सो हम प्रोबेबली अप्रिशिएट करेंगे एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं। आपका क्या होता है, बेसिकली यहां पर रिकम्बिनेशन होता है और क्रॉसिंग ओवर होता है। इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आपके वेरिएशंस आते हैं, आपके कैरेक्टर्स मिक्स हो जाते हैं। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कैरेक्टर्स, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अडेप्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, क्योंकि उनमें आपकी सर्वाइवल टेंडेंसी ज्यादा होती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो जैसा आपका पेरेंट है वैसी आपकी प्रोजेनी मिलेगी, उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा, वो ज्यादा अडेप्टिव नहीं होंगे। ओके, सो फॉर्मर प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर वेरिएशन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन का स्कोप मिलेगा और यूनिक कॉम्बिनेशन आपकी बनेंगी, जिस वजह से आपकी बेनिफिशियल जो चीजें हैं वो आपकी पॉपुलेशन में भी आएंगी और ऑर्गेनिज्म में भी आएंगी। ओके, सो हर वेरिएशन आपकी अडेप्टेशन को लीड नहीं करती, लेकिन कुछ जो है आपकी वो बेसिकली आपके लिए बेनिफिशियल होंगी और ओवरऑल पॉपुलेशन के लिए भी बेनिफिशियल होंगी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रिजर्व होती है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपकी वेरिएशंस आती हैं। अगर आप ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन की बात करो, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन मतलब जो पुराने जमाने में होती थी, हमें समझ लो एक गाय बहुत अच्छी लगी क्योंकि उसका दूध बहुत ज्यादा है, और हमें एक बैल बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमें लगता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मस्कुलाइन है। हम चाहते हैं कि इन दोनों के कैरेक्टर्स कंबाइन हो जाएं, तो हम इन दोनों के बीच में ब्रीडिंग करवा देंगे। लेकिन वहां पर क्या हुआ, इन कैरेक्टर्स के अलावा और भी तो कैरेक्टर्स है ना आपकी गाय के अंदर, बैल के अंदर, तो क्या होगा एट द एंड ऑफ द डे, कुछ डिजायरेबल कैरेक्टर्स तो आपके जाएंगे प्रोजेनी के अंदर, कुछ अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स भी आपके चले जाएंगे। समझ लो आप लोग चाहते हो कि आपकी गाय जो है वो बिल्कुल सफेद हो, चितकबरी ना हो। ओके, लेकिन क्या हुआ, समझ लो आपकी गाय का दूध तो बहुत अच्छा हुआ प्रोजेनी में, वो आपका एक एडवांटेजेस कैरेक्टर चला गया, लेकिन आपको बिल्कुल सफेद गाय चाहिए थी, हो सकता है कलर आपका वैसा ना आया हो जैसा आपको डिजायरेबल था। सो इन ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन आपको करना पड़ता है कॉम्प्रोमाइज। व्हाई? बिकॉज इन एनिमल और प्लांट दोनों में आप कर सकते हो। समझ लो आपको कोई दो ब्रीड्स बहुत पसंद आ रही हैं, आप उन दोनों में क्रॉस करा दो, दोनों के एडवांस कैरेक्टर्स आपको देखने मिल जाएंगे प्रोजेनी में। सो यहां पर क्या है, इंक्लूजन हो जाती है, यानी इंसर्ट हो जाते हैं और मल्टीप्लाई हो जाते हैं अनडिजायरेबल जीन भी अलोंग विद द डिजायरेबल जीन, यानी आपके काम के जीन तो जाकर इंसर्ट होकर मल्टीप्लाई हुए ही, अनडिजायरेबल जीन भी हुए। सो एट द एंड ऑफ द डे ये घाटे का सौदा हुआ ना, फायदा तो है लेकिन थोड़ा बहुत घाटा भी है। लेकिन अगर आप जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करोगे, यानी अगर आप बायोटेक्नोलॉजी की बात करोगे और रिकम्बिनेंट डीएनए बनाओगे, जैसा मैंने आपको बताया ह्यूमन से सिर्फ आपने इंसुलिन का जीन उठाकर इकोलाई में डाला, सिमिलरली आप लोग क्या करोगे, कोई भी रिकम्बिनेंट डीएनए बना सकते हो, जीन क्लोनिंग आप लोग कर सकते हो। क्लोनिंग में मैंने आपको क्या बताया था, आपका यहां पर क्या हो रहा था, देखो प्लाज्मिड अपने आप को क्या कर रहा था, बार बार डिवाइड कर रहा था, तो काफी सारे क्लोन्स यहां पर तैयार हो गए थे, राइट। सो काफी सारी कॉपीज यहां पर बन गई थी आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट की। सो सबसे पहले आप लोग रिकम्बिनेंट डीएनए बनाओ, ओके, फिर उसकी क्लोनिंग करो,
और फिर जीन का ट्रांसफर कर दो इनटू द होस्ट सेल और द होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो यहां पर क्या है, आपका बेसिकली सिर्फ और सिर्फ डिजायरेबल जीन्स गए आपके होस्ट के अंदर विदाउट इंट्रोड्यूसिंग द अनडिजायरेबल जीन, यानी बिना काम के जीन आपके टारगेट ऑर्गेनिज्म में नहीं गए। सिर्फ काम के जीन्स जो आपको चाहिए थे, जो आपको एक्चुअल में जिनकी जरूरत थी, आपने वो सिलेक्ट किए अपने हाथों से और आपने उन्हें इंसर्ट कराया इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। सो डू यू नो लाइकली द फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए विच इज समहाउ ट्रांसफर्ड इनटू द एलियन ऑर्गेनिज्म। यानी आपने होस्ट के अंदर जो अपना डीएनए इंसर्ट करवाया है फॉरेन ऑर्गेनिज्म का, उसका फेट क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा। यहां पर क्या होगा, वो पीस ऑफ डीएनए जो है, वो आपका जीन जो है, वो आपका ज्यादातर केसेस में मल्टीप्लाई नहीं कर पाता और प्रोजनी सेल में नहीं आ पाता। वो मल्टीप्लाई ही नहीं कर पाएगा तो बचे हुए सेल में उसकी ठीक से क्लोनिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर वो एक बार इंटीग्रेट हो जाए इनटू द जीनोम, तो क्या होगा, वो पूरे जीनोम के साथ साथ मल्टीप्लाई करता रहेगा और इनहेरिट भी होता रहेगा अलोंग विद द होस्ट डीएनए। यानी होस्ट डीएनए जब जब रेप्लिकेट करेगा, आपका इंसर्टेड जीन भी रेप्लिकेट करेगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट भी रेप्लिकेट करेगा। आपका न्यूक्लियोइड जो है बैक्टीरिया का, बेसिकली वो जब जब आगे ट्रांसफर होगा, उसके साथ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी ट्रांसफर होगा। तो यहां पर मैंने इसीलिए आपके डायग्राम में क्या बनाया था, इस पूरे के पूरे जीनोम के अंदर मैंने ये इंसर्ट करके दिखाया था, मैंने इसको अलग से नहीं बनाया। यहां पर भी मैंने इस प्लाज्मिड के अंदर इसे इंसर्ट किया, अलग से नहीं बनाया, बिकॉज इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द इंटीग्रेशन शुड अकर। अगर ये जीन आपका इंटीग्रेट नहीं हुआ है ठीक से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के पास, तो वहां पर ये ठीक से रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, अभी इस पॉइंट में आएगा। सो क्यों नहीं रेप्लिकेट कर पाते इन मोस्ट ऑफ द केस, दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज बिकम द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच हैज द एबिलिटी टू रेप्लिकेट। ये बहुत अच्छे तरीके से रेप्लिकेट कर लेगा अगर वो इंटीग्रेट हो चुका है आपके होस्ट डीएनए के साथ। इन क्रोमोसोम एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस आपका प्रेजेंट रहता है जिसे आप कहते हो ओआरआई सेगमेंट। ओआरआई मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और ये आपका इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब ही देखो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का क्या मतलब हुआ, एक ऐसी साइट जिस पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। जहां पर आपकी ओआरआई प्रेजेंट है, अगर उसके आसपास आपने डाला है अपना फॉरेन जेनेटिक मटेरियल, तो वो भी रेप्लिकेट होगा साथ साथ, जाहिर सी बात है। और अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ही नहीं, तो आपका वहां पर रेप्लिकेशन भी नहीं देखने को मिलेगा। सो देयरफॉर फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलियन पीस ऑफ डीएनए, यानी आपने जो फॉरेन डीएनए किसी होस्ट में डाला है, उसके रेप्लिकेशन के लिए क्या जरूरी है, यह जरूरी है कि आपका वो एक क्रोमोसोम का पार्ट बने जिसमें आपके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं। अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट है और आपका फॉरेन डीएनए इंटीग्रेट भी कर गया है आपका होस्ट डीएनए के साथ, तो वहां पर वो भी आपका साथ साथ रेप्लिकेट करता रहेगा। देखो यहां पर एक डायग्राम बना देता हूं मैं, आपको बढ़िया समझ में आएगा। समझ लो ये है आपका होस्ट का डीएनए, ये आपका कोई बैक्टीरिया है उसका डीएनए है। मैं बीच में थोड़ी जगह छोड़ रहा हूं, इसमें मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट बनाऊंगा। तो समझ लो ये लाल वाला अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, तो इस तरीके से ये डीएनए बनेगा। समझ लो ट्रांसक्राइब कर रहा है तो एमआरएनए बन जाएगा, और इसके बाद अगर ट्रांसलेट कर रहा है तो प्रोटीन बन जाएगा। ऑलराइट, ये होता है यूजुअली। अब समझ लो इसके बीच में जाकर फंस गया है कौन, इसके बीच में जाकर फंस गया है आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या थी कि ये इंटीग्रेट हो जाना चाहिए, हो गया। और समझ लो यहां पर आपका ओआरआई है, सो ओआरआई के पास भी ये है, यानी ओआरआई प्रेजेंट है बेसिकली, तो वो पूरे को रेप्लिकेट करता हुआ चलेगा। ये सर्कुलर होता है आपका डीएनए, में स्ट्रेट करके दिखा रहा हूं, तो ओआरआई पूरे को रेप्लिकेट करवा देगा। सो जब ट्रांसक्रिप्शन होगी तो आपका ये जो पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये भी ट्रांसक्राइब होगा। जब ट्रांसलेशन होगी तो इसका भी प्रोटीन बनेगा, और ये प्रोटीन क्या है, आपका प्रोडक्ट है। यही तो आपको चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, यही तो आपका एंजाइम है जो आपको चाहिए, यही तो आपका इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो आपको चाहिए। यानी आपको क्या चाहिए, आपको प्रोटीन चाहिए, लेकिन प्रोटीन के लिए आपको पहले डीएनए डालना पड़ेगा, ओके, और डीएनए को ठीक से इंटीग्रेट करवाना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? So thus an alien DNA is linked with the origin of replication so that the alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism. यानी अगर वो ORI है होस्ट ऑर्गेनिज्म में और उसके साथ डीएनए इंटीग्रेट कर गया है, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली इंटीग्रेट कर गया है, तो ये अपने आप को रेप्लिकेट, ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट सब कर लेगा और आपका प्रोडक्ट आपको बनाकर दे देगा। सो दिस कैन बी कॉल्ड एज क्लोनिंग। जब आप अपने डीएनए को इंसर्ट कराते हो और उसकी मल्टीपल कॉपीज यानी रेप्लिकेशन से आप उसकी मल्टीपल रेप्लिका तैयार करते हो, तो मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज का बनना क्या कहलाता है, आपका क्लोनिंग कहलाता है, जो कि हम लोग बेसिकली प्लाज्मिड के साथ इसकी करवा रहे थे।
नाउ लेट अस फोकस ऑन फर्स्ट इंटेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब सबसे इनिशियल बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए इमर्ज्ड फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग द जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विद द नेटिव प्लाज्मिड। यानी आपने क्या किया, एक जो प्लाज्मिड था किसी बैक्टीरिया का, उसके साथ आपने सबसे पहले क्या इंसर्ट करा के देखा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए जीन इंसर्ट करा के देखा। यानी देखो समझ लो, ये आपका कोई बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर जो मेन जेनेटिक मटेरियल है वो क्या कहलाता है, इस बैक्टीरिया के अंदर जो मेन जेनेटिक मटेरियल है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका न्यूक्लियोइड, और इसको आप लोग प्यार से बोलते हो न्यूक्लियोइड के साथ साथ जीनोपोर। अब यहां पर क्या है, यहां पर आपकी छोटी छोटी रिंग्स भी प्रेजेंट रहती हैं। ये जो आपकी न्यूक्लियोइड्स के अलावा जो छोटी छोटी रिंग्स प्रेजेंट हैं, इनको आप लोग प्यार से क्या बोलते हो, इनको आप लोग प्यार से बोलते हो प्लाज्मिड। सो प्लाज्मिड कैसे होते हैं, बेसिकली प्लाज्मिड आपके एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया में ये सिंगल क्रोमोसोम आपका माना जाता है। सो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्रेजेंट है, यानी क्रोमोसोम के बाहर प्रेजेंट है, और ये अपने आप को इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करा सकते हैं बिना न्यूक्लियोइड की इजाजत के। ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट हो सकते हैं। सो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेटिंग ये होंगे। यहां पर मैंने दो ऐसे ऐसे राउंड सर्कल्स बनाए हैं, क्यों, क्योंकि ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो इनके अंदर क्या कराया गया, इस प्लाज्मिड के अंदर जो है जीन इंसर्ट करा दिया गया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का। अगर ये जीन आ गया है इस प्लाज्मिड में, तो अब ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया क्या करेगा, ये एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में किल नहीं होगा। सो यहां पर क्या होता है, प्लाज्मिड क्या होता है, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग, मतलब इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डीएनए विच इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। और एक लाइन यहां पे ऐड कर लो, डबल स्ट्रैंडेड, बहुत कंफ्यूजन होता है, काफी स्टूडेंट सिंगल स्ट्रैंडेड बनाकर आ जाते हैं। तो साल्मोनेला टाइफिमोरियम का जो है आपने बेसिकली क्या लिया, नेटिव प्लाज्मिड लिया, और उसमें आपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन प्रोवाइड कर दिया। सो अब क्या होगा, बेसिकली ये किसने किया था, वैसे स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर नाम के साइंटिस्ट ने ये किया था 1972 में, बाय आइसोलेटिंग एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। इसको कट आउट किया, ओके, फ्रॉम प्लाज्मिड विच वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्फरिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। यानी एक ऐसे पर्टिकुलर आपने बेसिकली जेनेटिक मटेरियल से जीन लिया जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की कैरेक्टर था। आपने क्या किया, उसे काटा स्पेसिफिकली, और आपने साल्मोनेला टाइफिमोरियम में उसे इंटीग्रेट करा दिया, जिससे ये भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन पाए। सो कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस बिकम पॉसिबल बाय द डिस्कवरी ऑफ सो कॉल्ड, आगे नाम क्या आएगा आपका, ऑब्वियसली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, क्योंकि आप स्पेसिफिक पोजीशन पर बोल रहे हो। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, अगर ये डीएनए है, इसके बीच में अगर कोई काटेगा तो ये कौन काटेगा, एंडोन्यूक्लिएज। न्यूक्लिएज का मतलब न्यूक्लिक एसिड को काटने वाला, और एंडो मतलब बीच में से काटने वाला। ऑलराइट, सो यही बात यहां पर लिखी हुई है, देखो कि मॉलिक्यूलर सीजर्स जो है आपकी यहां पर प्रेजेंट होंगी, जिनको आप लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलोगे। ये दो तरीके के होते हैं, एंडोन्यूक्लिएज और एक्सोन्यूक्लिएज। तो यहीं पर क्लियर करते हुए चलता हूं इन दोनों की डेफिनेशन को। समझ लो ये एक डीएनए है, इस डीएनए को आपको कट करना है। एक्सोन्यूक्लियस का क्या मतलब है, एक्सो का मतलब, एक्सो मतलब बाहर। सो ये आपका एंड पे से डीएनए को काटेगा। सो एक्सो क्या करता है, एंड पे से डीएनए को काटता है, और एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, एंडो मतलब अंदर, ये क्या करेगा, स्पेसिफिक सीक्वेंसेस पे आपका बीच में डीएनए को काटेगा। सो दिस इज एंडोन्यूक्लियस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, सो यहां पर क्या हुआ, अ कट पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए। आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला, यानी जो डीएनए निकाला जो आपके काम का है, अब आपने उसको प्लाज्मिड नाम की टैक्सी में बैठा दिया। सो दीज प्लाज्मिड एक्ट्स एज अ वेक्टर और द जीन टैक्सी, इसकी बात हो चुकी है, और ये जो भी डीएनए इसके साथ हम लोग अटैच करते हैं उसे ट्रांसफर करने का काम करता है। सो यू प्रोबेबली नो कि मस्क्यूटो जो है वो आपका इंसेक्ट वेक्टर का काम करता है मलेरियल पैरासाइट में, यानी कि आपका बेसिकली जो प्रोटोजोवन होते हैं उनको ट्रांसफर वगैरह करने में इनटू द ह्यूमन बॉडी। सो इसी तरीके से आपका ये वेक्टर भी क्या करेगा, जीन्स को ट्रांसफर करेगा टू सम होस्ट ऑर्गेनिज्म। सो इन द सेम वे एक प्लाज्मिड जो है ये आपका वेक्टर की तरह यूज होता है टू डिलीवर द फॉरेन पीस ऑफ डीएनए और द जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। ओके, so linking of antibiotic resistance gene with the plasmid vector become possible with the enzyme DNA ligase।
जैसे आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो थे वो अगर आपके मॉलिक्यूलर सीजर थे, अगर ये काटने वाले एंजाइम आपके मॉलिक्यूलर कैंची अगर थे, तो डीएनए को जोड़ने वाला एंजाइम क्या होगा? अब आप जब प्लाज्मिड को और इसको जोड़ोगे तो भी तो आपको ग्लू चाहिए रहेगी ना। देखो ये आपका समझ लो प्लाज्मिड है, ये आपका प्लाज्मिड है, ओके। इसके साथ साथ क्या है आपका, देखो इसके साथ साथ समझ लो आपका ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब ये दोनों यहां से आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को काट कर ले आए, प्लाज्मिड को भी आपने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा, अब इनको आप लोग जोड़ रहे हो, सो ऑटोमेटिकली थोड़ी जुड़ जाएगा। यहां पे आपको क्या करनी पड़ेगी, वेल्डिंग करनी पड़ेगी, और उस वेल्डिंग का नाम क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। सो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन यहां पर होगा तो कौन करेगा, मॉलिक्यूलर ग्लू करेगा। ग्लू आपको जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। ये डीएनए मॉलिक्यूल्स को जोड़ देता है और उनके बीच में बॉन्ड बना देता है। तो डीएनए लाइगेज इज इंपॉर्टेंट which act on the cut end of DNA molecule and join their ends. This makes a new combination of circular autonomously replicating DNA created in vitro is known as recombinant DNA. यानी यहां पर आपका recombinant DNA बन गया। क्यों? क्योंकि आपने independently replicating plasmid को अब ज्वाइन कर दिया है किसके साथ, आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ। तो दो ऑर्गेनिजम्स का डीएनए आ गया ना इसमें। प्लाज्मिड आपका किसका है, बैक्टीरिया का, और जीन ऑफ इंटरेस्ट किसका है, समझ लो ह्यूमन का है, रैट का है, किसी का भी है। तो दो अलग अलग इंडिविजुअल का डीएनए आके मिक्स हो गया, तो रिकम्बिनेंट डीएनए बना ना आपका, दो अलग ऑर्गेनिज्म का डीएनए यहां पर मर्ज हो गया। सो दिस डीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू द एस्चेरिशिया कोलाई, अ बैक्टीरियम क्लोजली रिलेटेड टू साल्मोनेला। यानी साल्मोनेला से समझ लो आपने कोई जीन लिया, या फिर समझ लो आपने क्या लिया बेसिकली, आपने समझ लो कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन लिया साल्मोनेला के अंदर से। सो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो है साल्मोनेला का, वो इसके क्लोजली रिलेटेड बैक्टीरिया ई कोलाई में आप लोगों को डालना है, ओके। सो ये जो है बेसिकली आपका नए होस्ट का डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज करेगा। पॉलीमरेज एंजाइम क्या कराता है, रेप्लिकेशन। तो यहां पर आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी। सो द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई द कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन ई कोलाई was called cloning of antibiotic resistance gene in E. coli। यानी यहां पर आपका जब जब आपकी कॉपी बनेगी इसे आप लोग क्या बोलोगे, क्लोनिंग बोलोगे। So you can hence infer that there are 3 basic steps in genetically modified organism। अगर आपको किसी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई कराना है तो 3 स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डीएनए, आपको उस डीएनए के फ्रेगमेंट का पता लगाना है जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। समझ लो यहां पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का कोई जीन है, ये वाला। सो आपको पता लग गया दैट दिस इज योर जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको इसे काटना है। तो पहले आइडेंटिफाई मैं करूंगा, दिस इज माय फर्स्ट स्टेप, कि मुझे पता लगे कि मुझे करना क्या है। सेकंड, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इन द होस्ट। सो पहले मैं इसे क्या करूंगा, प्लाज्मिड के साथ इंसर्ट करा दूंगा और फिर मैं इसे होस्ट के जेनेटिक मटेरियल तक पहुंचा दूंगा। देन मेंटेनेंस ऑफ द इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। सबसे पहले तो मैं ये कोशिश करूंगा कि डीएनए जो मैंने भेजा है होस्ट के अंदर वो मेंटेन हो पाए, वहां से ठीक से रह पाए। कहने का मतलब वो आपके ओआरआई रीजन के पास जो है बेसिकली इंटीग्रेट हो, जिससे उसकी प्रॉपर रेप्लिकेशन हो पाए। अगर उसकी प्रॉपर रेप्लिकेशन हो पाएगी तो जब भी आपका होस्ट का डीएनए मल्टीप्लाई करेगा, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी मल्टीप्लाई करेगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, जहां जहां आपका होस्ट का जेनेटिक मटेरियल जाएगा वहां वहां आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी जाएगा। सो ऑटोमेटिकली आपका जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ता रहेगा। सो ये 3 स्टेप हैं, पहले डीएनए का पता लगाना, दूसरा उसे होस्ट तक पहुंचाना, तीसरा उसकी मेंटेनेंस करना। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूल्स क्या क्या है या मेथड्स कौन कौन से हैं, ये आपको यहां पर डिस्कस करना है। So now we know from the foregoing discussion that genetic engineering or recombinant DNA technology can be accomplished only if we have key tools। यानी हमारे पास कुछ टूल हैं तभी हम लोग ये कर पाएंगे, जैसे आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो काटने के काम आएंगे, पॉलीमरेज एंजाइम जो रेप्लिकेशन में काम आएगा यानी क्लोनिंग में काम आएगा, लाइगेज जो आपके किन्हीं भी 2 स्पीसीज के डीएनए को जोड़ने में काम आएगा, वेक्टर्स जो कि आपके होस्ट तक डीएनए पहुंचाने में काम आएंगे, एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर आपको डीएनए पहुंचाना है। तो ये सारे आपके एसेंशियल कंपोनेंट हैं, इनको अब आपको 1 बाय 1 पढ़ना है। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं ये आपको सबसे पहले जानना है। सो इन ईयर 1963 2 एंजाइम आपको मिले जो कि रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन द ई कोलाई वर आइसोलेटेड। सो
एक इनमें से जो आपका एंजाइम था वो मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था डीएनए पर, और दूसरा जो है डीएनए को कट कर रहा था। सो जो कट करने वाला एंजाइम है इसको आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोला। और ये जो आपका पूरा प्रोसेस होता है इसको आप लोग क्या बोलते हो, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। क्या होता है इसमें, बेसिकली आपका समझ लो ये फेज मॉलिक्यूल है, यानी ये आपका वायरस है, ये आपका वायरस है, तो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल रहेगा। ये आपका कहां एंटर कर जाएगा, जेनेटिक मटेरियल, इसका जेनेटिक मटेरियल एंटर कर जाएगा इनटू द सेल ऑफ बैक्टीरिया। तो ई कोलाई के अंदर ये क्या करेगा, बैक्टीरियोफेज अपने डीएनए को भेज देगा। इसका डीएनए अगर ई कोलाई में गया तो समझ लो ये रेड वाला जो है ये आपके बैक्टीरियोफेज का डीएनए है, और आपका ई कोलाई का डीएनए कौन सा है, ई कोलाई का डीएनए है आपका ये पर्पल वाला, ये आपका ई कोलाई का डीएनए है। अब आपका ई कोलाई क्या चाहता है, अब आपका ई कोलाई ये चाहता है कि भाई मैं बैक्टीरियोफेज के डीएनए को तो काट के रख दूं जिससे मुझ में बीमारी ना कॉज कर पाए और मुझे मार ना पाए, और मैं खुद के डीएनए को बचा लूं। तो इसके लिए पहला एंजाइम कौन सा है, पहला एंजाइम क्या कर रहा था, मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर कर रहा था, जिसको आपने क्या बोला, मिथाइल ट्रांसफेरेज। तो उसने क्या किया, ई कोलाई पे मिथाइल मिथाइल ग्रुप लगा दिया। ई कोलाई पे काफी पोजीशन पे जो कि यूजुअली आपके ग्वेनिन पे लगते हैं, यहां पर आपने क्या किया, मिथाइन मिथाइन लगा दिया, मिथाइल मिथाइल लगा दिया, सॉरी। सो इतने सारे मिथाइल लग गए तो इसको क्या करेगा, अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो आपका डीएनए को काटता है ना, मिथाइल ग्रुप वाला तो इसको लगेगा कोई और केमिकल है। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियोफेज को काट के रख देगा, और बैक्टीरियोफेज का डीएनए अगर काफी पीसेस में कट गया तो ये अब आपके ई कोलाई को हार्म नहीं कर पाएगा। इस प्रोसेस को आप लोग बोलते हो रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन प्रोसेस। ओके, कि मिथाइल ग्रुप लगाकर शान पट्टी करके ई कोलाई ने खुद के डीएनए को तो बचा लिया जिससे ये पकड़ में ना आए, जिससे इस पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्ट ना कर पाए, लेकिन हाँ भाई बैक्टीरियोफेज वाले डीएनए की धज्जियां उड़ा दी। ओके, सो द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो आपको देखने को मिला, एंडोन्यूक्लियस मतलब बीच में से काटने वाला, वो था हिंड 2। ओके, whose functioning depends on specific DNA nucleotide sequence was isolated and characterized 5 years later। यानी हमें हिंड 2 पहले ही मिल गया था, लेकिन कौन से स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस पर यह अटैक करता है ये हमें 5 साल बाद पता लगा। It was found that हिंड 2 always cut DNA molecules at a particular point by recognizing the specific sequence of 6 base pair। यानी 6 बेस पेयर का रिकॉग्निशन सीक्वेंस देखता है हमेशा आपका कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और उसको जाकर बेसिकली डिटेक्ट कर लेता है। यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, आपके पूरे डीएनए को स्कैन करता है। इट इज नॉट मैंडेटरी कि 6 बेस पेयर का ही होगा आपका रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ये एक मिथ है। आपके 4 बेस पेयर का भी रिकॉग्निशन सीक्वेंस हो सकता है, 5 बेस पेयर का भी रिकॉग्निशन सीक्वेंस हो सकता है, कॉमनली ये 6 का होता है, दैट इज ट्रू। सो 6 बेस पेयर का जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है उसको स्कैन करता हुआ चलता है आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जहां पर वो सीक्वेंस मिल गया वहां पर कट लगा देता है। ओके, सो स्पेसिफिक बेस सीक्वेंसेस जो होते हैं इन्हें आप रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस कहते हो, जिनको आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज करता है। ओके, बिसाइड हिंड 3 आज के दिन में हमें 900 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या एंजाइम्स के बारे में पता है, जो आपके 230 से भी ज्यादा बैक्टीरियल स्ट्रेन से अभी तक पाए गए हैं। यानी 230 से भी ज्यादा बैक्टीरियल स्ट्रेन से आपको 900 से भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मिल चुके हैं, जो कि आपके काफी सारे सीक्वेंसेस पर काटते हैं। अगर आप इनका नाम रखोगे तो कैसे रखोगे, आप अगर इनका नाम रखोगे तो पहली चीज जो होगी वो इनके जीनस को बताएगी, सेकंड जो आपके 2 लेटर्स होंगे वो बताएंगे इनकी स्पीसीज को। ओके, जैसे कि बेसिकली इको R1 है, सो इको R1 का अगर आप यहां पर नामकरण करोगे, सो इको R1 में ई का क्या मतलब है, एस्चेरिशिया, यानी आपका जीनस ऑफ दिस बैक्टीरिया। को का मतलब है आपका कोलाय, दैट इज द स्पीसीज ऑफ दिस बैक्टीरिया। ओके, आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है कि ये RY13 नाम के स्ट्रेन से लिया गया है, तो ये जो आपका तीसरी चीज है ये स्ट्रेन को डिटेक्ट करता है। एंड चौथा जो रहता है वो होता है इनका ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, यानी इस स्ट्रेन से किस ऑर्डर में आपका बैक्टीरिया डिस्कवर किया गया। समझ लो आपका, देखो यहां पर जो RY13 अगर स्ट्रेन है, इससे समझ लो आपके 5 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाले गए। तो पहले वाले का नाम क्या रहेगा, ई कोलाई, ओके, R1, दूसरे वाले का हो जाएगा इको R2, तीसरे वाले का हो जाएगा इको R3, चौथे वाले का हो जाएगा इको R4 एंड पांचवे का हो जाएगा इको R5। यानी ये जो 1 2 3 4 5 है नाम में, ये आपका क्या बताता है, सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी और ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। आर का मतलब बैक्टीरिया के स्ट्रेन का नाम, दैट इज RY13।
और इको का मतलब एस्चेरिशिया कोलाई यानी जीनस और स्पीसीज। तो 4 हिस्से होते हैं इस नाम के, पहला जीनस, दूसरा स्पीसीज, तीसरा स्ट्रेन और चौथा आपका ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ये आपके न्यूक्लियेज होते हैं, यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर योर न्यूक्लियेज जो न्यूक्लिक एसिड को काटेंगे। न्यूक्लियेज मतलब न्यूक्लिक एसिड को काटने वाले, चाहे आपका डीएनए हो चाहे आपका आरएनए हो, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड 2 तरीके के होते हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये दोनों को काट सकते हैं। ओके, ये एक्सोन्यूक्लियस भी हो सकते हैं और एंडोन्यूक्लियस भी। एक्सोन्यूक्लियस क्या होगा, एक्सो मतलब बाहर, तो ये क्या करेगा आपके डीएनए के एंड से सीक्वेंसेस रिमूव करेगा, जो कि हमने यहां पर बनाए थे, डीएनए के एंड से सीक्वेंसेस रिमूव करेगा यहां से। और एंडोन्यूक्लियस इसको मिड पॉइंट पर काटेगा और स्पेसिफिक पॉइंट पर काटेगा, ये आपको याद रखना है। ओके, सो एंडोन्यूक्लियस जो होगा ये स्पेसिफिक पोजीशन पर काटता है, यानी आपका रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पहले समझता है उसके बाद काटता है, और ये बेसिकली दोनों स्ट्रैंड पे कट लगा देता है। सो ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ द डीएनए सीक्वेंस, मतलब पहले वो डीएनए को इंस्पेक्ट करेगी कि कहां पर मेरा सीक्वेंस है जिस पे मुझे काटना है, उसके बाद वो स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस तक पहुंचेगी और उस डीएनए पर बाइंड कर जाएगी। आफ्टर दैट डीएनए को काट के रख देगी दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स पर। सो अगर ये आपका डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड, सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको दोनों स्ट्रैंड पर काट देता है। ओके, सो ये क्या करेगी आपके स्पेसिफिक पॉइंट पर काटेगी शुगर फॉस्फेट बैकबोन को, क्योंकि नाइट्रोजनस बेसिस तो ऑब्वियसली आपके इनवर्ट डायरेक्शन में होते हैं, आपका स्ट्रैंड कट रहा है ना, और ये स्ट्रैंड किससे बनता है, स्ट्रैंड आपका शुगर और फॉस्फेट से ही बनता है बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। सो ये जो है आपका ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं, जिनको आप उल्टा सीधा पढ़ लो एक जैसे पढ़े जाएंगे, जैसे कि आपका GAATTC। ओके, ये समझ लो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। सो इसका अपोजिट अगर आप ड्रॉ करोगे तो क्या हो जाएगा, C के रिस्पेक्ट में G, T का A, T का A का T, A का T, C का G। सो यहां से पढ़ो GAATTC, यहां से पढ़ो GAATTC। सो इट इज अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, और ये 6 आपके नाइट्रोजनस बेस का आपका रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी है। यहां पर आपका एंडोन्यूक्लियस आएगा, उसे पता लग जाएगा और वो यहां पर स्पेसिफिक कट लगा देगा। सो यहां पर क्या हुआ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का अगर आप बेसिकली फंक्शनिंग देखोगे तो क्या हो जाएगा, द एंजाइम कट बोथ द डीएनए स्ट्रैंड्स एट सेम साइट, सेम साइट पर दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स को काटेगा जिससे ओवरहैंग डेवलप हो जाए। ओवरहैंग कैसे, मैं आपको बताऊंगा। इको R1 का आप लोग यहां पर एग्जांपल ले रहे हो, सो ये G और A के बीच में कट मारता है GAATTC पर, यानी जो आपको मैंने लास्ट यहां पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बताया, ये इको R1 का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है जहां पर ये काटेगा। सो क्या हुआ, GAATTC यहां पर है, GAATTC यहां पर है, ये आपका वेक्टर का डीएनए है, यानी आपके प्लाज्मिड का डीएनए है। ये आपका फॉरेन डीएनए है, यानी आपका समझ लो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो आप इंसर्ट कराना चाहते हो प्लाज्मिड में। सो यहां पर क्या हुआ, G और A के बीच में यहां पर कट मारा इसने, इस तरीके से कट मारा G और A के बीच में। सो यहां पर भी G और A के बीच में कट मारा और यहां पर भी, तो इस तरीके से काटा, इसको अनइवन पोजीशन पे काटा। सिमिलरली आपका यहां भी G और A पे काटा, यहां भी G और A के बीच में काटा, सो यहां भी अनइवन तरीके से काट दिया। सो आपका यहां पर ये रिमूव हो गया कट के, और आपका यहां पर ये रिमूव हो गया कट के। सो आपका यहां पर क्या बचा, देखो G बचा ऊपर से, और नीचे क्या बचा, CTTAA, क्योंकि ये वाला तो आपका रिमूव हो गया ना इतना पार्ट। ओके, सिमिलरली दूसरे डायरेक्शन में क्या हुआ, ये वाला रिमूव हो गया तो ऊपर क्या बचा, AATTC, तो AATTC बचा, और इस साइड में आपका नीचे G बचा। इन दोनों में स्टिकी एंड्स डेवलप हो गए। स्टिकी एंड का मतलब जो आपका यहां पर A है ये यहां पर T के साथ बेस पेयर बना सकता है, यहां पर A, यहां पर T के साथ, यहां पर T, यहां पर A के साथ, यहां पर T, यहां पर A के साथ। मतलब जो आपके दोनों स्ट्रैंड को अगर आप सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटोगे, इट इज नेसेसिटी, अगर आप एक प्लाज्मिड को ज्वाइन करना चाहते हो आपके डीएनए के साथ, आपको दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि समझ लो आप अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटते हो तो बेसिकली वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर अलग अलग तरीके के स्टिकी एंड्स बनेंगे, और अलग अलग तरीके के स्टिकी एंड्स कभी भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते। सो जरूरी है कि आप लोग सेम तरीके के स्टिकी एंड्स डेवलप करो। सेम तरीके के स्टिकी एंड कब बनेंगे, जब सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपका सेम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर सेम तरीके से काटे, तब जाके आपके ओवरहैंग डेवलप होंगे। सो यहां पर ये क्या करेगा, ये जो है आपके यहां पर
बेस पेयर बना लेंगे, आपका कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग कर लेंगे और आपका रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था और आपका जो प्लाज्मिड डीएनए था वो आपस में क्या हुए, ये आपस में बेसिकली आपके ज्वाइन हो गए। दिस इज समथिंग दैट वी वांट टू पॉन्डर ऑन इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी तक आपने देखा। ऑलराइट, ऑलराइट, सो बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अभी बात करते हैं पैलिंड्रोम्स की। सो पैलिंड्रोम की बात बेसिकली हो चुकी है, लेकिन उसको यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है। उस एग्जांपल को समझ लेते हैं। सो पैलिंड्रोम क्या होते हैं? पैलिंड्रोम ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, यानी ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स जहां पर आप दोनों डायरेक्शन में जब इसे पढ़ोगे तो आपको सेम ही चीज देखने को मिलेगी। जैसे मलयालम, सो MALAY ALAM, उल्टा पढ़ो MALAY ALAM, सो दिस इज कॉल्ड एज पैलिंड्रोम। Okay, so against a word palindrome where the same word is read in both the direction, the palindrome in DNA is a sequence of base pairs that reads same on two strands when orientation of reading is kept the same। यानी जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि यहां पर पैलिंड्रोम आप कैसे करोगे, आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम अगर पढ़ोगे तो GAATC, फिर आप इसको उल्टा पढ़ो लेकिन सेम पोलैरिटी में, यानी 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रहे थे आप पहले भी, अब भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम आओगे, क्योंकि स्ट्रैंड्स पहले से ही आपके ऑटोमेटिकली एंटी पैरेलल है, आपको और उल्टा करने की जरूरत नहीं है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ो, GAATC, कंडीशन सेटिस्फाइड, इट इज अ पैलिंड्रोम। जैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ोगे GAATC, इस बार भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ोगे GAATC, कंडीशन सेटिस्फाइड। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करते हैं स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट, यानी ये बिल्कुल जो आपके दो स्ट्रैंड्स उनको बीच में से नहीं काटता। यानी अगर आप लास्ट डायग्राम देखोगे, इट इज नॉट कटिंग द डीएनए लाइक दिस, बिल्कुल बीच में से नहीं काट रहा, बल्कि ये क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर पैटर्न बना रहा है। और ये पैटर्न बनना क्यों जरूरी है? अगर आपने बिल्कुल बीच से काट दिया डीएनए को तो ये जुड़ेंगे कैसे, इनमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कैसे हो पाएगी? इसीलिए इनको टेढ़ा काटा है, जिससे कि इनमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो पाए और स्टिकी एंड्स डेवलप हो पाए। ओके, सो यहां पर कैसे काटा है? बिटवीन द टू बेसिस, सेम टू बेसिस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड, जैसे G और A के बीच में काट रहा था आपका E को R1। सो दिस लीव्स अ सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन एट ईच एंड। ओके, यहां पर क्या होगा, आपका सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन फ्री मिलेगा आपको। यहां पर ये सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन रह गया अनबाउंडेड, और यहां पर ये सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन रह गया अनबाउंडेड। सो इन दोनों के बीच में अब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो सकती है। सो ये जो ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस रहते हैं इन्हें आप स्टिकी एंड बोलते हो। ओके, और नाम स्टिकी एंड क्यों रखा? क्योंकि आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं अपने कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस के साथ, और ये बेसिकली आपके आसपास आकर कुछ एनर्जी तो हाइड्रोजन बॉन्ड से मिल जाएगी, ये आसपास आकर ज्वाइन हो जाएंगे, और बचा हुआ जो बीच का टाका है वो डीएनए लाइगेज आकर मार देगा, तो ये प्रॉपर्ली सील हो जाएंगे। So restriction endonuclease are used in genetic engineering to form the recombinant molecules of DNA which are composed of DNA from different sources और genome। यानी आपके recombinant DNA अगर आपको बनाने हैं तो उसके लिए आपको सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से दो अलग अलग सोर्सेज के डीएनए को काटना पड़ेगा। सो उसमें आपके एंडोन्यूक्लियस हेल्प करता है। When cut by the same restriction enzyme, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जब सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटे जाएंगे तो रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट में सेम तरीके के स्टिकी एंड बनेंगे, और तभी जाकर वो साइड में एंड टू एंड आपके ज्वाइन हो पाएंगे और डीएनए लाइगेज भी इसमें सहायक होगा, जो कि आपका यहां पर दिखा रखा है। समझ लो ये आपका फॉरेन डीएनए है और ये आपका प्लाज्मिड वेक्टर है। इनको क्या किया आपने, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जब काटा तो इनमें सेम तरीके के स्टिकी एंड डेवलप हुए, ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट बन गया और यहां पर आपका कट लग गया प्लाज्मिड में। जब आप डीएनए लाइगेज डालोगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में एक सील बन जाएगा जिसका नाम है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सो आपका रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल तैयार हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, इस प्लाज्मिड को जिसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसे आप ट्रांसफॉर्म करा दोगे इनटू द होस्ट सेल, यानी आपने ई कोलाई के अंदर उसे क्या करा दिया, इंसर्ट करा दिया। तो जैसे जैसे फिर आपका ई कोलाई डिवाइड करेगा, आपका इसके अंदर जो रिकम्बिनेंट डीएनए है ये भी डिवाइड करेगा और ये भी जो है अपने चमत्कार आपको दिखाएगा। सो ये बात आपको यहां से समझनी थी, सीखनी थी। सो पहला मैंने आपको चीज बताई थी कि आपको रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना है, लेकिन आप यहां पे पता कैसे करोगे कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है? आपके पास पूरा जीनोम है, समझ लो आप बात कर रहे हो ह्यूमन बींग्स की,
देन इन ह्यूमन बींग्स व्हाट इज द साइज ऑफ जीनोम, आपका 6.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 बेसिस आपके प्रेजेंट है। इतने सारे बेसिस में आपके 35,000 से भी ज्यादा जीन्स में आपको कैसे पता लगेगा आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, इंसुलिन का जीन क्या है? सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेपरेट करना पड़ेगा फ्रॉम रेस्ट ऑफ द जीन्स। और वो आप कैसे करोगे, बाकी सारे डीएनए से इसे कैसे सेपरेट करोगे, अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। So you may have realized that normally unless one cut the vector and the source DNA with same restriction enzyme, the recombinant vector molecule cannot be created। यानी अगर आपके वेक्टर और आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से अगर नहीं काटोगे तो आपको रिकम्बिनेंट डीएनए नहीं मिलेगा। ये हम पहले बात कर चुके हैं, क्योंकि सेम तरीके के स्टिकी एंड नहीं डेवलप होंगे। सेपरेशन कैसे करोगे और आइसोलेशन कैसे करोगे डीएनए फ्रेगमेंट का, यानी आपको कैसे पता लगेगा आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है। सो द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आप कर चुके हो, आपने डीएनए के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। सो समझ लो कि आपका पहला प्रोसेस क्या था। आपके पहले प्रोसेस में आपने क्या किया, आपके पहले प्रोसेस में आपने जो बड़ा सा जेनेटिक मटेरियल था, समझ लो ये आपका पूरा का पूरा डीएनए था, ये आपका डीएनए था, इस पे आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मार अगर लगाई तो क्या हो गया, ये आपके छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो गया। दीज आर द स्मॉल स्मॉल पीसेस ऑफ दिस लार्ज डीएनए। एग्जैक्टली सेम बन गया है भगवान की दया से, इट्स रियली गुड। सो ये छोटे छोटे पीसेस आपके यहां पर तैयार हो चुके हैं। अब आपको इन्हें सेपरेट करना है, तो आप कैसे करोगे, आप क्या करोगे, दीज फ्रेगमेंट कैन बी सेपरेटेड बाय अ टेक्निक कॉल्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल का मतलब आप इन्हें एक जेल पे दौड़ाओगे जिसका नाम है अगरोज। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, और फोरेसिस का मतलब यह है कि यहां पर सीव इफेक्ट होगा, यहां पर आपके छोटे छोटे पोर्स होंगे आपके इस जेल के अंदर, जिसके थ्रू आपका डीएनए पास हो पाएगा। सिंस डीएनए फ्रेगमेंट आर नेगेटिवली चार्ज, क्यों डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि डीएनए आपकी तीन चीजों का मिलकर बना होता है। पहला आपका नाइट्रोजनस बेस, दूसरा आपका शुगर, और तीसरा आपका फॉस्फेट PO4 नेगेटिव। ये जो PO4 नेगेटिव है और जो फॉस्फेट है वो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज इंपार्ट कर देता है आपके डीएनए के ऊपर। ओके, सो नेगेटिव है, समझ लो। यहां पर ये जो वेल्स हैं इसके अंदर आप लोग डीएनए लोड कर रहे हो, ये लाल कलर का आपने डीएनए जो है इसमें माइक्रोपिपेट से लोड कर दिया। माइक्रोपिपेट क्या होता है, आपकी पिचकारी जैसी स्ट्रक्चर होती है, आप उससे थोड़ा बहुत डीएनए उठा सकते हो। माइक्रोपिपेट इसका नाम क्यों है, क्योंकि आप माइक्रोग्राम या माइक्रोलीटर डीएनए भी इससे उठा सकते हो, इतना प्रिसाइज ये होता है। आपने उससे उठाया और प्रेस करके इन वेल्स के अंदर डाल दिया, तो क्या होगा, अगर डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो कहां भगेगा, पॉजिटिव के पास। पॉजिटिव मतलब एनोड के पास भगा भगा जाएगा आपका डीएनए, और लोड कहां पर होगा, नेगेटिव के पास, कैथोड के पास। सो ये लोड होगा नेगेटिव पे और भाग कर जाएगा एनोड पे। याद कैसे रखें, डीएनए, नाम में ही सब कुछ है। डीएनए का मतलब डी फॉर डीएनए इटसेल्फ, एन फॉर डीएनए इज नेगेटिव, एंड ए फॉर एनोड, यानी अगर ये नेगेटिव है तो भागकर कहां जाएगा, एनोड के पास जाएगा। सो नाम में ही पूरी की पूरी ट्रिक मौजूद है। ऑलराइट, सो यहां पर क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज ये होते हैं, सो दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स द एनोड अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द मीडियम और मैट्रिक्स। यानी ये जो आपका अगरोज की जेल बनी हुई है, इस पे से आपको दौड़ाया जाता है आपके डीएनए के स्ट्रैंड्स को, जिससे बेसिकली वो सेपरेट हो पाए अपने साइज के या मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से, तो वो पॉजिटिव एनोड की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। आजकल जो सबसे कॉमन मैट्रिक्स यूज की जाती है या जो जेल यूज की जाती है, ये अगरोज की यूज की जाती है, जो कि आपका नेचुरल पॉलीमर है और ये आपका सीवीड से निकाला जाता है। ओके, सो डीएनए फ्रेगमेंट जो है ये सेपरेट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज। अब एक मोटा आदमी धीरे भाग पाता है और एक पतला आदमी जल्दी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो जो आपके छोटे छोटे बैंड होंगे जिनका छोटा साइज होगा, बेसिकली वो क्या करेंगे, अगर इस जेल में पोर हैं, सो उन पोर के थ्रू छोटा तो फटाफट निकल जाएगा स्ट्रैंड, छोटा फ्रेगमेंट आपका निकल जाएगा, तो वो सबसे दूर पहुंच जाएगा, फारदेस्ट फ्रॉम द वेल। और जो आपका सबसे बड़ा फ्रेगमेंट रहेगा, ये रहेगा आपका क्लोजेस्ट टू द वेल, ये वेल के सबसे पास रहेगा, क्योंकि इसकी मोटिलिटी उतनी नहीं रहेगी। सो जो आपकी जेल है उसकी सीविंग इफेक्ट जो रहती है, ये आपके यहां पर बेसिकली फ्रेगमेंट्स को रिजॉल्व करने का काम करती है। तो इसकी कंसंट्रेशन भी आप लोग जो है मेंटेन कर सकते हो। अगर आपने बहुत ही हाई कंसंट्रेशन जेल बनाई है तो उस पे जो अगर बहुत हाई कंसंट्रेशन है तो पोर का साइज बहुत कम हो जाएगा, तो जो आपके छोटे छोटे डीएनए पीस है सिर्फ वही मूव कर पाएंगे। और आपकी कंसंट्रेशन अगर जेल की कम है
तो आपके ज्यादा बड़े पोर्स रहेंगे और ओवरऑल आपके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी अच्छे तरीके से सेपरेट हो पाएंगे, अच्छे तरीके से अपने आप को मूव करवा पाएंगे। सो यहां पर देखो लार्जेस्ट जो है आपका वेल के पास है और जो स्मॉलेस्ट है ये भागकर सबसे दूर आ गया है। ऑलराइट, ओके। सो यहां पर क्या दिखाया हुआ है, लेन 1 जो है ये अनडाइजेस्टेड है, यानी जो ये 1 है इसमें आपको सिंगल बैंड दिखाई दिया, यानी यहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ठीक से काम नहीं कर पाया। अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ठीक से काम करता तो इस सिंगल डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता और आपको 3-4 बैंड्स दिखाई देते, यानी इट इज अनडाइजेस्टेड, सो इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और बाकी सारे आपके डाइजेस्टेड है, देखो यहां पर कितने टुकड़े हो गए, यहां पर कितने टुकड़े हो गए, यहां पर कितने टुकड़े हो गए। सो दीज आर द डाइजेस्टेड डीएनए मॉलिक्यूल्स। सो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है इन्हें आप लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो आप क्या करते हो, इन्हें इथिडियम ब्रोमाइड से ट्रीट कराते हो। इथिडियम ब्रोमाइड क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ डीएनए से बाइंड करती है। सो इफ दिस इज डीएनए, सो इस डीएनए में ग्रूव्स होते हैं, ये वाले ग्रूव्स, ओके, ये जो आप जगह देख रहे हो दीज आर बेसिकली द ग्रूव्स। सो इन ग्रूव्स पर बाइंड कर जाती है आपकी इथिडियम ब्रोमाइड, और जब ये इथिडियम ब्रोमाइड यहां पर बाइंड करेगी ना बेसिकली, तो इसको आप लोग यूवी के अंडर देख सकते हो। सो आप जब यहां पे यूवी रेडिएशन के अंडर इसको ऑब्जर्व करोगे इस इथिडियम ब्रोमाइड को, तो आपको क्या मिलेगा, आपको ऑरेंज कलर के बैंड मिल जाएंगे। सो अगर आप इसको यूवी में देखोगे इथिडियम ब्रोमाइड से ट्रीट किए हुए डीएनए को, तो आपको क्या मिलेंगे, आपको बेसिकली क्या मिलेंगे, यहां पर ऑरेंज कलर के बैंड मिल जाएंगे। सो इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड जेल एक्सपोज टू यूवी लाइट विल बी सीन एज ऑरेंज कलर बैंड, जो कि आपको यहां पर दिख रहे हैं, यहां पर रेड दिख रहे हैं बट दीज आर एक्चुअली ऑरेंज। ओके, so these separated bands of DNA are cut out of the agarose gel and extracted from the gel piece। यानी यहां से आपको पता लग गया कि आपका डीएनए ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, यानी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, क्योंकि उसका एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर वेट रहता है। इस जेल के साइड में एक मार्कर लगी रहती है जिसको आप प्यार से लेडर भी बुलाते हो। उस लेडर से आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई समझ लो आपके इंसुलिन का जो जीन है उसका मास जो है लगभग आपका 10 किलो डाल्टन है। सो 10 किलो डाल्टन के साइड में आपका एक बैंड आ जाएगा, आप लोग उसको अलग से आइसोलेट कर सकते हो, आप उससे जेल में से काट सकते हो और आप जेल के सारे मटेरियल को डिसॉल्व कर दोगे, आप क्या करोगे, उसको सेपरेट कर दोगे, तो आपका डीएनए आपके पास आ जाएगा, यानी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आपके पास आ जाएगा। सो जब आपने अगरोस जेल के मटेरियल को रिमूव किया और अपने जेल पीस से अपने डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, इसको आप लोग बोलोगे इल्यूशन। ओके, डीएनए फ्रेगमेंट जो है ये आपके इस तरीके से प्योरीफाई कर लिए जाते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। ओके, सो यहां पर आपने क्या किया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट भी स्पेसिफाई कर लिया। पहले आपने पूरे डीएनए को काटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से, छोटे छोटे टुकड़े बनाए। अब आपने इन टुकड़ों में से क्या पता कर लिया, अब आपने इन टुकड़ों में से पता कर लिया कि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है। अब आप इसे प्लाज्मिड में डाल सकते हो। सो अब प्लाज्मिड की बात आ गई, अगली चीज आपकी सीक्वेंस में है, यानी क्लोनिंग वेक्टर्स की बात आ गई, जो कि आपके प्लाज्मिड होते हैं। यू नो दैट प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेजेस हैव एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन द बैक्टीरियल सेल। देखो प्लाज्मिड तो आपका बैक्टीरिया का ही मेंबर है, बैक्टीरिया में ही एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल आपका डीएनए का पार्ट है, तो ये तो बैक्टीरियल सेल में रेप्लिकेट करता ही है। लेकिन आपका जो बैक्टीरियोफेज है ये भी आपके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और उसकी मशीनरी को ओवरटेक करके रेप्लिकेट करना स्टार्ट करता है। सो क्रोमोसोमल डीएनए से आपका अलग ही रहकर, इंडिपेंडेंट रहकर भी अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं। सो बैक्टीरियोफेज बिकॉज ऑफ हाई नंबर पर सेल, क्योंकि बैक्टीरियोफेज की रेप्लिकेट करने की टेंडेंसी बहुत खतरनाक होती है, ये अपने आप को जो हजारों नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो इनका कॉपी नंबर जो है बहुत हाई रहता है, यानी अगर आप इनके अंदर कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल के भेजो तो उसकी हजारों कॉपीज आपकी फ्यू मिनट्स के अंदर जो है बन जाएंगी। ओके, सम प्लाज्मिड मे हैव ओनली 1 to 2 कॉपीज, इन्हें आप बोलते हैं लो कॉपी नंबर प्लाज्मिड, यानी एक बैक्टीरिया में आपको 1 से 2 प्लाज्मिड देखने को मिलेंगे। लेकिन काफी प्लाज्मिड आपके 50 से 100 कॉपीज तक हो सकते हैं पर सेल। ऐसे प्लाज्मिड को बोलते हैं हम लोग हाई कॉपी नंबर प्लाज्मिड। सो देयर नंबर कैन गो इवन हायर, हम लोग जो है इनके नंबर को बढ़ा भी सकते हैं, हमारे पास टेक्निक है वो लेबोरेटरी में जिससे हम प्लाज्मिड के नंबर को इंक्रीज कर पाए। So if we are able to link an alien piece of DNA with bacteriophage or plasmid DNA, then we can multiply its number equal to the copy number of the plasmid or the bacteriophage। बात समझ में आई? समझ लो आपके बैक्टीरियोफेज में आपने एक डीएनए डाला जो कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, समझ लो पहले आपने नहीं डाला। देयर इज केस 1 जहां पर आपका वायरस अपनी मर्जी से जाकर बैक्टीरिया पर अटैक कर रहा था
और अपने मॉलिक्यूल्स तैयार कर रहा था। सो एक बैक्टीरियोफेज का डीएनए अगर आपका बैक्टीरिया के अंदर गया तो उसने 1000 बैक्टीरियोफेज मॉलिक्यूल बना लिए। समझ लो उस एक बैक्टीरियोफेज में अगर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी होता तो वो भी आपका बैक्टीरियोफेज के डीएनए के साथ रेप्लिकेट करता, उसकी भी 1000 कॉपीज आपको अल्टीमेटली मिल जाती। सिमिलरली अगर आपका प्लाज्मिड जो है वो आपका एक बैक्टीरिया के अंदर है और उसकी 15 कॉपीज हैं, समझ लो उसकी 15 कॉपीज हैं, तो अगर आप उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दो तो 15 कॉपीज आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट की भी बन जाएंगी। अगर एक बैक्टीरिया में 100 प्लाज्मिड है और उसमें आपने इंसर्ट करा दिया आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो वहां पर अगर आपकी जितनी भी कॉपीज मिलेंगी तो वो 100 कॉपीज कन्वर्ट हो जाएंगी आपकी। सो जितना हाई आपका कॉपी नंबर होगा आपके वेक्टर का, उतना हाई आपका क्लोनिंग रेट हो जाएगा आपके फॉरेन डीएनए का। ये यहां पर बात थी। सो वेक्टर्स यूज्ड एट प्रेजेंट आर इंजीनियर्ड इन सच अ वे दैट दे हेल्प इन इजी लिंकेज। पहली बात तो वेक्टर्स ऐसे होने चाहिए जिनको आप आसानी से एंडोन्यूक्लियस से काट सको और उनमें फॉरेन डीएनए फटाफट डाल सको, एंड उसमें आपको पता लग जाए, आप सिलेक्ट कर पाओ कि कौन सा रिकम्बिनेंट है और कौन सा नॉन रिकम्बिनेंट है। यानी ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो आपका ट्रांसफॉर्म हो गया जिसमें फॉरेन डीएनए आ गया, और ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जिसमें फॉरेन डीएनए नहीं आया। क्योंकि हमने अपनी सेकंड चीज क्या पढ़ी थी, पहली चीज थी आपके प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और द जेनेटिक इंजीनियरिंग। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस। यानी अगर हमें रिकम्बिनेंट्स का काम है, हम लोग नॉन रिकम्बिनेंट्स को नहीं रख सकते क्योंकि वो हमारे सैंपल में कंटेमिनेशन लेकर आएंगे। ऑलराइट, सो The following are the features required to facilitate the cloning in a vector। एक वेक्टर में अगर आप क्लोनिंग कराना चाहते हो तो इनमें क्या क्या होना चाहिए। ORI रीजन, दैट इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मैं आपको बता चुका हूं अगर ORI नहीं होगा, अगर ORI नहीं होगा तो आपका फॉरेन जीन जो आपने इंसर्ट किया है वो कभी रेप्लिकेट या सस्टेन कर ही नहीं पाएगा बैक्टीरिया के अंदर। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एन ORI। सो दिस इज द सीक्वेंस जहां से आपकी रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, and any piece of DNA when linked to this sequence can be made to replicate within the host cell। अगर होस्ट सेल के किसी भी सीक्वेंस के पास ORI है तो उसके साथ साथ आपका फॉरेन डीएनए भी रेप्लिकेट हो जाएगा। सो दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर। जाहिर सी बात है जितने सीक्वेंसेस में आपके ORI हैं, जहां जहां पर आपका फॉरेन डीएनए इंसर्टेड है वो आपका रेप्लिकेट हो जाएगा। सो कॉपी नंबर की मेंटेनेंस में किसका रोल है, रेप्लिकेशन का। और रेप्लिकेशन कहां स्टार्ट होती है, ORI पे। सो ORI का इनडायरेक्ट रोल है आपका कॉपी नंबर मेंटेनेंस में। सो इफ वन वांट्स टू रिकवर मेनी कॉपीज ऑफ द टारगेट डीएनए इट शुड बी क्लोन्ड इन अ वेक्टर हुज ओरिजिन सपोर्ट्स हाई कॉपी नंबर। यानी अगर आपको ज्यादा कॉपी नंबर चाहिए तो ऐसे ओरिजिन के पास उसे इंसर्ट कराओ जो हाई कॉपी नंबर को सस्टेन कर पाए। सिलेक्टेबल मार्कर, सिलेक्टेबल मार्कर का यह मतलब होता है एक ऐसी चीज जो हमें बता दे कि ट्रांसफॉर्मेंट कौन है या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन है। समझ लो यह आपका एक बैक्टीरिया है, यह आपका एक बैक्टीरिया है जो बिल्कुल नॉर्मल है, और यह आपका एक बैक्टीरिया है जिसमें मैंने क्या किया, जिसमें मैंने फॉरेन डीएनए इंसर्ट करा दिया। इन दोनों में मैं फर्क कैसे करूंगा, मुझे सिलेक्ट करना है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे यह चाहिए कि यह वाला ग्रो ना करे। ओके सॉरी, यहां पे कलर मुझे बदलना पड़ेगा पेन का। ऑलराइट, जिसमें ये ग्रो ना करे और सिर्फ मेरा ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो करे। मुझे अगर ये चाहिए तो मुझे पहले इनको सिलेक्शन भी तो करना पड़ेगा ना। सो इन एडिशन टू द ORI वेक्टर रिक्वायर्स अ सिलेक्टेबल मार्कर जो कि आपका आइडेंटिफाई करे और एलिमिनेट कर दे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को, और आपका सिलेक्ट कर ले सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट को। यानी इसको आपका एलिमिनेट कर दे और इसको सिलेक्ट कर ले। इसके लिए आपको एक क्राइटेरिया चाहिए, इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर मार्कर चाहिए जो मुझे बता दे कि भाई ये काम का नहीं है, ये काम का है। ओके, सो ऐसा कैसे हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर थ्रू विच आपका पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करता है, अपने सराउंडिंग में पड़े हुए डीएनए को अपटेक करने की कोशिश करता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। सो होस्ट क्या करेगा, वो अपने आसपास के डीएनए को अंदर ले जाने की कोशिश करेगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। नाउ जीन्स एनकोडिंग द रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स सच एज एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, tetracycline, kanamycin, etc. are considered as useful selectable markers for E. coli। E. coli में अगर आपको देखना है कि ट्रांसफॉर्मेंट कौन है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन है, तो आप इन सारे इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स को यूज कर सकते हो। नॉर्मल E. coli में ये सारे रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं होते। अगर आप नॉर्मल E. coli को इनमें से किसी एंटीबायोटिक में डाल दोगे तो वो मर जाएगा, लेकिन अगर उनमें आपने रेजिस्टेंस जीन आपके इंसर्ट कर दिए हैं तो फिर E. coli नहीं मरेगा। इस चीज को समझने की कोशिश करो। यह आपका E. coli है जो नॉर्मल है।
और ये आपका ऐसा इकोलाई है जो ट्रांसफॉर्मेंट है। सो यहां पर क्या हुआ, मेरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन प्रेजेंट है। अब मैंने क्या किया, अगर मुझे सिलेक्ट करना है, क्यों इसे सिलेक्टेबल मार्कर बोला गया, अगर मुझे सिलेक्ट करना है इन दोनों में से ट्रांसफॉर्मेंट, तो मैं क्या करा दूंगा, मैं इस सिलेक्टेबल मार्कर का यूज करूंगा। सिलेक्टेबल मार्कर समझ लो, मैंने कहा कि ये वाला जो मेरा बैक्टीरिया है ये एम्पिसिलिन में ग्रो कर लेगा, लेकिन ये वाला जीन इसमें नहीं है तो ये नहीं कर पाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों बैक्टीरिया को एक ऐसे मीडियम में ग्रो करूंगा जिसके अंदर आपका एम्पिसिलिन प्रेजेंट है। अगर इस मीडियम में आपका एम्पिसिलिन प्रेजेंट है, मैंने इस बैक्टीरिया को भी इसमें डाला, इस बैक्टीरिया को भी इसमें डाला, तो क्या ये ग्रो कर पाएगा, इसके अंदर रेजिस्टेंस जीन नहीं है, ये ग्रो नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके अंदर रेजिस्टेंस जीन है, ये ग्रो कर पाएगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे ट्रांसफॉर्मेंट मिल जाएंगे, यहां मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सिलेक्टेबल मार्कर, क्योंकि ये मेरे को सिलेक्ट करने में हेल्प कर रहा है कि क्या मेरे काम का है और क्या मेरे काम का नहीं है। सिमिलरली समझ लो, यहां पर कानामाइसिन का जीन है, तो मैं यहां पर क्या डालूंगा, कानामाइसिन डाल दूंगा इस पर्टिकुलर मीडियम के अंदर। तो सिर्फ कानामाइसिन जीन जिसमें है रेजिस्टेंस वाला वो ग्रो कर पाएगा, दूसरा नहीं कर पाएगा। फिर मैं इनको यहां से सिलेक्ट कर लूंगा, कलेक्ट कर लूंगा, फिर मैं इन पे रिसर्च स्टार्ट कर दूंगा। सो दैट्स व्हाई सिलेक्टेबल मार्कर इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये आपका इंपॉर्टेंट लेक्चर है जहां पर आपका PBR 322 की इमेज दे रखी है। इस पे मैंने आपकी ऑलरेडी एक ट्रिक बना रखी है इसके स्ट्रक्चर को याद करने की। आपको क्या क्लिक करना है, PBR 322 ट्रिक बाय ओजोन क्लासेस, ऐसा करके डालो, आपको पूरा स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। दैट इज अ श्योरिटी। सो ये आपका ORI है, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये आपका बेसिकली रोप है। ROP क्या होता है, ये आपका कोड करता है रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड, यानी प्लाज्मिड की रेप्लिकेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है जो कि कुछ प्रोटीन तैयार करता है रेप्लिकेशन के लिए। ये आपका PVU2 है, ये आपका साल है, ये आपका BAM-H1 है, ये आपका PST है, ये आपका PVU, EcoR1, CLA और HIND3। तो यहां पर क्या है, ट्रिक मैं बता देता हूं। ओके, अमर एंड प्रशांत पवार, ओके, अमर एंड प्रशांत पवार कहां गए, इकोलॉजी की क्लास लेने गए। इकोलॉजी EcoR1 क्लास फॉर CLA, और मास्टर हिंदी में पढ़ा रहा था, मैं भी आपको हिंदी में बोल के पढ़ा रहा हूं। सो EcoR1 मतलब इकोलॉजी, CLA फॉर क्लास, हिंद आपका मतलब हिंदी में पढ़ा रहा था। तो टीचर का नाम उन्होंने पूछ लिया, टीचर की स्पेलिंग में क्या आ रहा है, TET और R, चारों चीजें आ रही हैं। तो उन्होंने टीचर का नाम पूछा तो उन्होंने बोला ब्राह्मण सलमान। ओके, तो आपके प्रशांत ने बेसिकली क्या बोला, बेसिकली अमर बोला कि मैं तो पढ़ने नहीं जाऊंगा, लेकिन प्रशांत पवार जो था वो बोला मैं दोबारा पढ़ने जाऊंगा। सो PVU के आगे यहां पर 2 आ गया। ओके, ये सारी चीजें आपको यहां पर नोट करनी है। सो ये बिल्कुल बेसिक है, इसमें कुछ है नहीं। यहां पर 2 चीजें आपको देखनी है कि एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन जो है ये आपके रेजिस्टेंस जीन है, ये आपके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। यानी ये जो आपका रीजन है ये क्या कह रहा है, ये रीजन ये कह रहा है कि भाई मैं तुझे एम्पिसिलिन से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराऊंगा, और ये रीजन क्या कह रहा है, ये रीजन ये कह रहा है कि मैं भाई तुझे टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवा दूंगा। सो अब ये किस तरीके से सिलेक्टेबल मार्कर का काम करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। सो क्लोनिंग साइट क्या होती है, इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन DNA टू द वेक्टर नीड्स टू हैव अ फ्यू प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर कॉमनली यूज्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अगर आप चाहते हो कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट एक प्लाज्मिड में अच्छे तरीके से इंसर्ट हो जाए तो उसके लिए आपको सिंगल रिकॉग्निशन साइट चाहिए। क्यों, क्योंकि समझ लो EcoR1 आपने यहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया, EcoR1 की समझ लो यहां पर 5 साइट है, 1 2 3 4 5। कितने टुकड़ों में काट देगा वो इस DNA को, ये पहले टुकड़े में काट देगा, इस साइड पे काट के, दूसरे टुकड़े में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में। क्या 5 टुकड़े हो जाएंगे, इनको आप जोड़ पाओगे DNA लाइगेज से? आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट तो एक ही है ना मेरे दोस्त। आप एक जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दोगे तो वो एक जगह तो स्टिकी एंड से जुड़ जाएगा, बचे हुए 4 टुकड़ों का क्या होगा, ऑब्वियसली ये तो स्टैगर हो जाएंगे ना। तो यहां पर क्या होता है, एक ऐसा प्लाज्मिड लिया जाता है जिसमें सिंगल रिकॉग्निशन साइट हो। इस एक साइट पर अगर कट लगा तो प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये खुल जाएगा, बस ज्यादा कुछ बिगड़ेगा नहीं। इस खुले हुए रीजन में लाकर मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लेस कर दूंगा, ये वाला, तो फटाफट ये क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बनाकर बाइंडिंग कर लेगा। सो प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 रिकॉग्निशन साइट ये आपके यूजुअली नहीं कैरी किए जाते, क्योंकि ये आपके जीन क्लोनिंग के प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। आधी बार तो हमें यही नहीं पता लगेगा कि कितने टुकड़ों में टूट गया, किस किस को जोड़ें। सो हमें क्या चाहिए, एक सिंगल आपकी रिकॉग्निशन साइट चाहिए जिसपे हम लोग अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करा सकें।
So the ligation of alien DNA is carried out at restriction site present in one of the two antibiotic resistance gene. यानी जो आपका फॉरेन डीएनए है वो इन दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में से एक के पास इंसर्ट करा दिया जाता है। यानी या तो फॉरेन डीएनए आपका यहां कहीं आ जाएगा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पे, या फॉरेन डीएनए यहां कहीं आ जाएगा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पे। क्यों? क्योंकि जब आप इनको रेजिस्टेंस जीन में डालोगे तभी आपका सिलेक्टेबल मार्कर काम कर पाएगा। कैसे काम करेगा मैं आपको बता देता हूं। समझ लो आपने एम्पिसिलिन का एक जीन है, ओके, एम्पिसिलिन का एक जीन है, इसके बीच में मैंने क्या किया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, तो एम्पिसिलिन का जो जीन था वो तो डिसरप्ट हो गया ना, वो तो ब्रेक हो गया, इसकी कंटिन्यूटी नहीं रही। तो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट तो यहां अच्छे से इंसर्ट हो गया, लेकिन आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जीन अब इनएक्टिव हो गया। इसे आप लोग क्या बोलते हैं? इसे आप लोग बोलते हो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। यानी आपने कोई चीज इंसर्ट कर दी अगर किसी जीन के बीच में तो वो जीन इनएक्टिव हो गया। यानी अगर यहां पर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आया तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस यहां पर नहीं रहेगी। सिमिलरली अगर यहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने डाला तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस यहां पर नहीं रहेगी। ये बात आपको पकड़नी है, इससे आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन लाइगेट अ फॉरेन डीएनए एट बाम H1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। समझ लो आपने बाम H1 को यूज किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को, आपने टेट्रासाइक्लिन के यहां पर क्या है एक कट बनाया और इसमें आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया, तो क्या आपका अब ये बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस बचेगा? नहीं बचेगा। सो क्या हुआ, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस लूज कर देंगे। यानी कि बेसिकली क्या होगा, आप इनको टेट्रासाइक्लिन में अब सिलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे इरेजर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं इसी स्लाइड में सब कुछ बताऊं, अदरवाइज हमें बार बार आगे पीछे होना पड़ेगा। सो मैं आपको यहीं पर बताता हुआ चलूंगा कि रेप्लिका प्लेटिंग और बाकी सारी चीजें क्या होती हैं आपकी, राइट। सो एक बार इसको मिटा लेते हैं, 2 मिनट का आपका टाइम लगेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। ओके, सो आपका समझ लो मैंने यहां पर जो है बाम H1 साइट पे आपका फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर दिया, तो ये अब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं रहा। मुझे आपका ट्रांसफॉर्मेंट सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अब टेट्रासाइक्लिन में उगा दूंगा इस बैक्टीरिया को। अगर मैंने टेट्रासाइक्लिन डाला है मीडियम में, तो क्या ये आपका ट्रांसफॉर्मेंट वाला सिलेक्ट हो पाएगा? जिसमें मैंने फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया है, क्या ये सिलेक्ट हो पाएगा? नहीं, ये यहां पर ग्रो ही नहीं कर पाएगा। और ये जो आपका नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है जिसमें आपका फॉरेन डीएनए नहीं गया, उसमें तो दोनों के दोनों जिंदा है ना, एम्पिसिलिन भी रेजिस्टेंस है, टेट्रासाइक्लिन भी रेजिस्टेंस है, तो वो टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कर जाएगा। तो मुझे पता चल जाएगा कि ये है आपका नॉन रिकम्बिनेंट, ये मेरे काम का नहीं है, और ये है मेरा रिकम्बिनेंट, ये मेरे काम का है। लेकिन ये तो यहां पर ग्रो ही नहीं कर पाया, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 2 प्लेट लगाते हैं, जिसे हम रेप्लिका प्लेटिंग बोलते हैं। तो मैंने 2 प्लेट लगाई, देखो यार यहां पे। पहले में क्या थी, पहले में आपकी एम्पिसिलिन थी, ओके, पहले में आपकी एम्पिसिलिन थी, या फिर आप कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक भी डाल सकते हो। अगर आपका एम्पिसिलिन है तो इसमें कौन कौन आपका ग्रो कर पाएगा, आपका समझ लो यहां पर 2 कॉलोनी है। आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में भी है, ये भी ग्रो करेगा, और आपका ट्रांसफॉर्मेंट में है, ये भी ग्रो करेगा। चाहे फॉरेन डीएनए हो चाहे ना हो, एम्पिसिलिन के तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना, ये जिन तो एक्सपेक्ट करेगा। सो ये आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस तो प्रोवाइड करेगा ही करेगा। तो दिस इज अ श्योर थिंग कि दोनों यहां पर ग्रो कर लेंगे। लेकिन समझ लो मैंने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाले जीन को टेस्ट करने के लिए यहां पर टेट्रासाइक्लिन अगर डाल दिया एंटीबायोटिक, सो ये जो है आपका नॉन रिकम्बिनेंट जिसमें फॉरेन डीएनए नहीं है, तो इसका तो टेट्रासाइक्लिन वाला भी एक्टिव है, ये तो ग्रो कर जाएगा। लेकिन मेरा जो रिकम्बिनेंट है जिसमें मेरा फॉरेन डीएनए है, ये तो इनएक्टिवेट हो चुका है ना, इसका टेट्रासाइक्लिन रीजन तो, सो ये यहां पर ग्रो नहीं करेगा। 2 प्लेट मैंने क्यों लगाई, क्योंकि मुझे इसका काम भी तो है, जो मेरा ट्रांसफॉर्मेंट है मुझे उसका काम भी तो है। तो मुझे पता कैसे लगेगा कि यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है। तो ये क्या हुआ, नॉन रिकम्बिनेंट तो यहां पे आ गया, ये मुझे पता लग गया दैट दिस इज नॉन रिकम्बिनेंट, इसका मुझे काम नहीं है, यहां पर ये ग्रो नहीं हुआ। सो आई गॉट टू नो दैट माई रिकम्बिनेंट इज इट दिस पर्टिकुलर प्लेस। मैं सामने वाली प्लेट में जाऊंगा और उस प्लेट में जाकर मैं अपना रिकम्बिनेंट जो है उठा लूंगा। इसलिए इसे रेप्लिका प्लेटिंग बोला जाता है। रेप्लिका प्लेटिंग मतलब 2 अलग अलग प्लेट पे एक कॉलोनी सेम जगह पर लगाई गई है। सो अगर पहली प्लेट में इस पोजीशन पर नॉन रिकम्बिनेंट है, दूसरी प्लेट पर भी इस पोजीशन पर नॉन रिकम्बिनेंट होगा। सो ये दोनों में ग्रो किया, तो अपने को पता लग गया ये अपने काम का नहीं है, इस आधी प्लेट का मुझे कोई काम नहीं है। यहां पर मेरा रिकम्बिनेंट था, ग्रो कर गया, यहां पर रिकम्बिनेंट ग्रो नहीं किया, मतलब आपका काम पूरा हो चुका है, जीन ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है। क्यों? क्योंकि जीन ऑफ इंटरेस्ट आया तभी तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस आपकी लूज हुई। सो ये आपके काम का है, सामने वाली प्लेट में जाओ, कॉलोनी उठा लो।
आपको पता लग गया हाँ भाई यही बैक्टीरिया है और ट्रांसफॉर्म भी हो चुका, बढ़िया बात है, इसको उठा लो और काम धंधे पे लगो फिर। ओके, अब इस बात को लैंग्वेज में पढ़ते हैं। So due to insertion of foreign DNA but can still be selected out of non-recombinant ones by plating the transformants on tetracycline containing medium। यानी टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में अगर आप इन्हें ग्रो करोगे तो आपका ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो नहीं कर पाएगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो कर जाएगा। द ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम आर देन ट्रांसफर्ड ऑन टू मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। ओके, ट्रांसफॉर्मेंट आपका एम्पिसिलिन पे तो ग्रो कर गया था क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके बाद उसे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट उसमें जब टेट्रासाइक्लिन मीडियम में भेजा गया तो सिंस ये जीन तो अब इनएक्टिव हो चुका है तो वहां पर वो ग्रो नहीं कर पाया। सो रिकम्बिनेंट आपका एम्पिसिलिन वाले में तो ग्रो कर पाएगा लेकिन आपका टेट्रासाइक्लिन वाले में ग्रो नहीं कर पाएगा। ओके, लेकिन जो नॉन रिकम्बिनेंट रहेंगे जिसमें कोई आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड ही नहीं हुआ है उसके तो दोनों जीन आपके रेजिस्टेंस वाले बल्ले बल्ले कर रहे हैं। सो ये जो है आपके दोनों मीडियम्स पे बढ़िया ग्रो कर पाएगा। सो इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हेल्प टू सिलेक्ट द ट्रांसफॉर्मेंट वेयर एज अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन gets inactivated due to insertion of alien DNA and helps in the selection of recombinants। यानी यहां पर एम्पिसिलिन वाला है वो तो दोनों को ग्रो करा देगा लेकिन टेट्रासाइक्लिन वाला एक सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करेगा क्योंकि उस पे सिर्फ और सिर्फ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो कर पाएगा। ट्रांसफॉर्मेंट जिसके केस में आपका टेट्रासाइक्लिन वाला जीन इनएक्टिव हो गया है वो उसे ग्रो नहीं करने देगा। So selection of recombinants due to inactivation of antibiotic resistance gene is a cumbersome process। ये प्रोसेस आपका बहुत हार्ड माना जाता है क्योंकि इसमें आपकी दो प्लेट आपको ग्रो करनी पड़ती है, एक एम्पिसिलिन की एक टेट्रासाइक्लिन की। ओके, सो ये थोड़ा सा आपका लेबोरेटरी में करने में थोड़ा हैफहजार्ड हो जाता है। देयरफॉर इसके लिए एक अलग से सिलेक्टेबल मार्कर तैयार किया है जो आपका रिकम्बिनेंट और नॉन रिकम्बिनेंट में डिफरेंस पैदा कर दे उनके कलर प्रोडक्शन के बेसिस पे। यानी आपको कलर दिख जाएगा और आप लोग डायरेक्टली बता पाओगे कि जीन इनएक्टिवेट हुआ या नहीं। सो यहां पर क्या होता है, कुछ क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहते हैं जिनका आपको उपयोग करना होता है। क्रोमो का मतलब कलर, जेनिक का मतलब जनरेशन, यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो आपके कलर जनरेशन में हेल्प करें। So in this, a recombinant DNA is inserted within coding sequences of enzyme beta galactosidase। बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का जो एंजाइम है उसके अंदर आपका यानी उस पर्टिकुलर एंजाइम के डीएनए के अंदर आपका क्या डाला जाता है, रिकम्बिनेंट डीएनए डाला जाता है। सो इससे क्या होगा, समझ लो ये आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का डीएनए है, ये उसका जीन है। इसके बीच में आपने क्या किया, इसके बीच में अगर आपने डाल दिया है जीन ऑफ इंटरेस्ट तो क्या हुआ आपका, अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज तो एक्टिवेट नहीं रहा ना, अब ये तो आपका क्या होगा, ये तो आपका इनएक्टिवेट हो गया। ये बात आपको समझ में आई। तो यहां पर क्या हो गया, इनएक्टिवेशन हो गई आपकी इस एंजाइम की, क्योंकि आपका जब जीन ही इनएक्टिवेटेड हो गया तो आगे चल के प्रोटीन भी नहीं बनाएगा, तो ये एंजाइम आपका नहीं बनेगा। इसीलिए इसे कहते हैं हम लोग इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। यानी आपने जब जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां पे इंसर्ट किया तो जिस पर्टिकुलर जीन के अंदर इंसर्ट किया वो इनएक्टिवेट हो गया। सो द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स अ ब्लू कलर colony if the plasmid in the bacteria does not have an insert। ओके, सो इसे आपका ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग कहा जाता है। सो आपका यहां पर क्या हुआ, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जो है वो आपका ब्लू कलर की कॉलोनी देगा अगर प्लाज्मिड जो है उसमें कोई इंसर्ट नहीं है। यानी अगर आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना तो बेसिकली वो ब्लू कलर का सबस्ट्रेट जो है वो तैयार कर लेगा, यानी आपका क्रोमोजेनिसिटी आपको दिख जाएगी। कहने का क्या मतलब है, देखो समझो, आपका समझ लो एक ऐसा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जिसमें आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्टिव है और दूसरे में आपका रिकम्बिनेंट है। यहां पर क्या होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जीन आपका एक्टिव है, सो फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम आपका बनेगा, ये आपका किसी सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा इनटू ब्लू कलर का प्रोडक्ट। सो ब्लू कलर की कॉलोनी आपको दिखाई देंगी। लेकिन इसके ऑल्टरनेशन में क्या होगा, अगर आपका इंसर्ट प्रेजेंट है, आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज इनएक्टिवेट हो चुका है, तो बेसिकली क्या होगा, यहां पर ब्लू कलर का प्रोडक्ट नहीं बनेगा। सो आपकी व्हाइट कलर की कॉलोनी या फिर कलरलेस कॉलोनी आपको दिखाई देगी। यहां पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही नहीं है, जीन ही इनएक्टिव हो गया, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा तो ब्लू कलर के प्रोडक्ट को भी ये नहीं बनाएगा। सो आपकी कलरलेस कॉलोनी यहां पर देखने को मिलेगी। यानी समझ लो आपने एक पर्टिकुलर प्लेट यहां पर रखी, आपके इसमें रिकम्बिनेंट भी है, नॉन रिकम्बिनेंट भी है। समझ लो आपके जो रिकम्बिनेंट हैं वो आपके कुछ इस पर्टिकुलर कलर के हैं,
वो आपके थोड़े ऐसे ऐसे से कलर के हैं, येलोइश बना रहा हूं मैं, सो आप लोग समझ जाओगे। एक कॉलोनी आपकी इस कलर की है, थोड़ी येलो येलो सी, और दूसरी कॉलोनी किस कलर की है, दूसरी कॉलोनी जो है आपकी इस कलर की है, ब्लू कलर की। तो क्या आप लोग इनमें से कॉलोनीज नहीं छांट सकते कि कौन सी आपकी ट्रांसफॉर्मिंग है, कौन सी नॉन ट्रांसफॉर्मिंग है? देखो ये व्हाइट वाली जो है, आपको साफ पता लग गया कि इसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं है, इसीलिए व्हाइट है, यानी इसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसको आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। सारी येलो मैं यहीं पर देखकर सिलेक्ट कर सकता हूं। सो आपको साइमल्टेनियस प्लेटिंग की जरूरत नहीं है, आप एक ही प्लेट में कलर के बेसिस पर देख के सिलेक्ट कर सकते हो आपके ट्रांसफॉर्मेंट को। और ये आपका जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, जो ब्लू दिख रहा है, इसको अलग से सिलेक्ट कर लो और इनको हटा दो। सो दिस इज कॉल्ड एज द ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। यहां पे आप लोग डायरेक्टली क्या करते हो, यहां पे आप लोग ब्लू और व्हाइट कलर के बेसिस पर स्क्रीन कर लेते हो, और आप लोगों को सिर्फ देखकर पता लग जाता है कि किसमें आपका रिकम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट है और किसमें आपका रिकम्बिनेंट डीएनए नहीं प्रेजेंट। ओके, ऑल राइट। सो वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब आपने देखा कि किस तरीके से आपके प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज यूज हो सकते हैं एज अ वेक्टर, लेकिन आपके हायर प्लांट्स और एनिमल्स के लिए क्या यूज किया जाता है, ये आपको जानना है। So you may be surprised to know that we have learned the lesson of transferring genes into plants and animals from bacteria and viruses which have known for ages. Okay? How to deliver genes to transform eukaryotic cell and force them to do what the bacteria or viruses want. यानी अगर आप एक बैक्टीरिया या वायरस को गाइड करते हो कि हमारा फॉरेन डीएनए लेकर जाओ और फटाफट किसी यूकैरियोटिक सेल यानी प्लांट और एनिमल के अंदर डाल दो, तो वो किस तरीके से पॉसिबल होता है उसकी हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। सो प्लांट में क्या होता है, अगैरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, जिसका टीआई प्लाज्मिड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहां पर टीआई प्लाज्मिड नाम की एक चीज होती है जो आपको यहां पर देखने को मिल रही है। सो ये टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन क्या करता है, ये ट्यूमर इंड्यूस करता है, ये आपका प्लांट में ट्यूमर बनाने के काम आता है। सो आप क्या करते हो बेसिकली, ये जो आपका अगेरोबैक्टीरियम है, ये आपके डाइकॉट प्लांट में क्या कॉज करता है, ये आपका ऐसा डीएनए पहुंचाता है डाइकॉट प्लांट में जिसको आप टी डीएनए बोलते हो, जो कि नॉर्मल सेल को ट्यूमर सेल में कन्वर्ट कर दे। ओके, और ये जो ट्यूमर सेल्स होते हैं, ये वो केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो ये टी डीएनए बोलता है। यानी ये टी डीएनए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बाद जो प्रोटीन बनाना चाहेगा वो आपका ट्यूमर सेल बनाकर देगा, जाहिर सी बात है। सो सिमिलरली आपका जो रेट्रोवायरस है, ये आपका एनिमल्स में यूज किया जाता है। यानी रेट्रोवायरस जो आपके एनिमल सेल में बेसिकली आपका ट्रांसफॉर्म करता है नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल, इसको यूज किया जा सकता है फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड जीन्स। यानी कि क्या है, आपका जो टी डीएनए है, अगर आप उसकी जगह कोई और डीएनए डाल दो आपके टीआई प्लाज्मिड में, तो क्या वो आपका आगे ट्रांसफर करने से मना कर देगा? ऑब्वियसली नहीं। आपको क्या करना है, आपको उस गाड़ी के अंदर जो टीआई प्लाज्मिड नाम की गाड़ी जा रही है, उसके अंदर आपको माल एक्सचेंज करना है। यानी आपको हार्मफुल टी डीएनए निकालकर आपका समझ लो इंसुलिन का जीन डालना है और आप उसे कहोगे जा भाई दिया किसी को। ओके, सो वो जीन भी जाके ट्रांसफर करेगा। सो अब ये ट्यूमर कॉज नहीं करेंगे, ये आपका अच्छा जीन लेकर जा रहे हैं। सिमिलरली आपका रेट्रोवायरस जो आपका एनिमल्स में कैंसर कॉज कर रहा था, यानी आपका बेसिकली कैंसरस सेल में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था नॉर्मल सेल की, अब वो क्या करेगा, आपके हार्मफुल जीन को छोड़कर अच्छा जीन लेकर जाएगा और आपके सेल को आगे दे देगा। सो अ बेटर अंडरस्टैंडिंग of art of delivering gene by pathogens in eukaryotic host has generated knowledge to transform these tools of pathogen into useful vectors for delivering genes of interest to humans। यानी जब से हमें पता लगा है कि ये जो है आपके वेक्टर्स, ये आपके बुरे जीन को छोड़कर अच्छा जीन भी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो हम इन्हें एडवांस प्लांट और एनिमल सच एज ह्यूमन बींग्स में यूज करने लगे हैं। तो जो आपका ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड रहता है, जिसका नाम टीआई प्लाज्मिड है, टीआई का मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग, ये आपका मॉडिफाई कर दिया जाता है और इसे एक वेक्टर बना दिया जाता है जिसमें कोई पैथोजेनिक यानी ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन नहीं है। ओके, ये आपका सेम मैकेनिज्म को यूज करता है जीन डिलीवर करने के लिए, लेकिन अब ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट डिलीवर करता है प्लांट में। सिमिलरली आपका जो रेट्रोवायरस है, अब ये आपका डिसहार्म्ड कर दिया गया है, यानी क्या हुआ बेसिकली, इसमें जो हार्मफुल जीन्स थे वो हटा दिए गए हैं, तो अब ये हमारे डिजायरेबल जीन्स को यानी अच्छे जीन को एनिमल सेल में डालेगा। उसके बाद क्या किए जाते हैं, एक बार अगर ये जीन या फिर डीएनए फ्रेगमेंट आपका लाइगेट कर दिया गया इन अच्छे वेक्टर्स के साथ, तो ये आपके बेसिकली इन्हें होस्ट तक पहुंचा देते हैं बिकॉज दे आर वेरी गुड वेक्टर्स।
सो प्लांट में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस का टीआई प्लाज्मिड यानी ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लांट यूज किया, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड यूज किया फॉर डिलीवरी। एनिमल्स के अंदर आपके रेट्रोवायरल वेक्टर को यूज किया गया, उसको पहले डिसार्म्ड किया गया यानी उसको हार्मलेस बनाया गया, एंड आफ्टर दैट इसको यूज किया गया फॉर जीन डिलीवरी पर्पस। कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकम्बिनेंट डीएनए, यानी होस्ट इतनी आसानी से डीएनए को लेता नहीं है भाई, इतनी आपकी डीएनए परमिएबल नहीं होती, क्योंकि देखो डीएनए आपका हाइड्रोफिलिक है, सॉरी इतनी आपकी मेम्ब्रेन परमिएबल नहीं होती। डीएनए इज हाइड्रोफिलिक बट यू नो वेरी वेल दैट योर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड अप ऑफ व्हाट, इट इज फॉर्म्ड अप ऑफ लिपिड व्हिच आर हाइड्रोफोबिक। सो डीएनए का किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर जाना इज नॉट दैट इजी, सो इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन्स। तो किस तरीके से आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, किस तरीके से डीएनए आपका अंदर लिया जाता है, इसके प्रोसेसेस बहुत मस्त हैं। सो इन ऑर्डर टू फोर्स द बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड, अगर आप चाहते हो कि बैक्टीरिया प्लाज्मिड को ले ले तो उसे सबसे पहले कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, यानी क्या करना पड़ेगा, आपको प्लाज्मिड और बैक्टीरिया को कंपैटिबल बनाना पड़ेगा कि हाँ भाई थोड़ी देर उसे बहलाना फुसलाना पड़ेगा जिससे फटाफट उसके अंदर मैं प्लाज्मिड डाल के आ जाऊं। So this is done by treating them with a specific concentration of divalent cation, यानी यहां पर आपका कैल्शियम सबसे ज्यादा यूज होता है, सेकंड आपका कैडमियम बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है, दैट इज CD2 पॉजिटिव। तो जो आपका कैल्शियम वगैरह है और आपका कैडमियम यूज है, ये आपका ऐसा बोला जाता है कि ये आपकी मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। सो एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी डीएनए की एंटर करने के लिए इन द बैक्टीरियम। काफी हाइपोथेसिस ये भी बोलती है कि कैल्शियम जो आपका डाइवेलेंट है और पॉजिटिव है, ये आपके डीएनए के नेगेटिव चार्ज को कम करता है। सो डीएनए आपका ओवरऑल एक ऐसे मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करने लग जाता है जिसका नेट चार्ज आपका 0 हो जाता है। DNA is negative, calcium is positive, they will neutralize each other, DNA will become somewhat non-polar and it will be transferred directly from the membrane inside the bacterial cell. So इसीलिए इसे competent बनाने के लिए divalent cation आपके दिए जाते हैं। और क्या किया जाता है, इनको जो है इंक्यूबेट किया जाता है अलग अलग टेम्परेचर पे। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हीट शॉक। हीट शॉक में क्या रहता है, सबसे पहले इसे आइस में रखो, जब आइस में रखोगे तो चीजें कंडेंस हो जाएंगी, जो आपका मेम्ब्रेन है उसके ऊपर आकर डीएनए टिक जाएगा, यानी जो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर डीएनए आकर चिपक जाएगा। फिर आपने क्या किया, आपने अचानक से जो है हीट शॉक दे दिया, 42 डिग्री सेल्सियस दे दिया। 42 डिग्री सेल्सियस जब दे दिया है तो आपके मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन है वो थोड़े से गैप बना लेंगे। जैसे ही गैप बनाएंगे आपका डीएनए जो चिपका हुआ था वो उसके अंदर थोड़ा सा धस गया, और जैसे ही इसे दोबारा आइस पे रखोगे वो जो धसा हुआ डीएनए था वो और अंदर चला जाएगा। सो इस हिसाब से क्या हुआ, आपके बैक्टीरिया ने डीएनए ले लिया। सो हीट शॉक में आपने क्या किया, बेसिकली सबसे पहले कोल्ड टेम्परेचर दिया, आइस में रखा तो डीएनए ऊपर चिपक गया मेम्ब्रेन पे, फिर अचानक से टेम्परेचर बढ़ाया, सब कुछ इतना हॉट हुआ, सो आपके प्रोटीन्स जो है या फिर लिपिड जो है बेसिकली फ्लूइड होती है, सो टेम्परेचर बढ़ा तो ये थोड़े अस्त व्यस्त हो गए, मेम्ब्रेन के बीच में जगह दिखी और डीएनए अंदर फंस गया। और जैसे ही कोल्ड टेम्परेचर पे रखोगे और ज्यादा कंडेंस होकर आपका सेल के अंदर चला जाएगा आपका डीएनए मॉलिक्यूल। So this is not the only way to introduce alien DNA into host cell, ये इकलौती वे नहीं है। आप अगर माइक्रो इंजेक्शन के बारे में जानते हो तो यहां पर रिकम्बिनेंट डीएनए आपका डायरेक्टली न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल में इंसर्ट कर दिया जाता है, यानी डायरेक्टली माइक्रो इंजेक्शन की निप इतनी पतली रहती है कि वो डायरेक्टली आपका क्या करती है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए को इंजेक्ट कर देती है। तो ये आपका एनिमल में यूज होता है माइक्रो इंजेक्शन। जबकि आपके प्लांट में क्या यूज होता है, प्लांट में आपकी जीन गन यूज होती है, जिसे आप लोग प्यार से बायोलिस्टिक भी बोलते हो। सो यहां पर क्या होता है, आप लोग बम्बार्ड करते हो हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल जो कि गोल्ड और टंगस्टन के बनते हैं। टंगस्टन जिससे आपके बल्ब का फिलामेंट बनता है, और गोल्ड पार्टिकल्स क्योंकि ये बहुत लाइट रहते हैं तो ये क्या रहते हैं, बेसिकली आपके माइक्रो पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं। इनके ऊपर आपका डीएनए लपेट के आपका जीन गन से धाए मार दिया जाता है आपके प्लांट सेल के अंदर। ओके, और लास्ट जो आपका मेथड है वो है डिसार्म्ड पैथोजन, जो कि हमने यूज किया था टीआई प्लाज्मिड में और रेट्रोवायरल वेक्टर में। वही दोनों चीजें यहां पर आपकी बताई गई हैं कि पहले उनमें से बुरे जीन निकालो, अच्छे जीन डालो और फिर उन्हें ट्रांसफर करवा दो टू द ऑर्गेनिज्म जिसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है। ओके, सो ये आपके रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के सारे टूल्स हैं जो कि आपने यहां पर समझ लिए। सो यहां पर आपके प्रोसेसेस खत्म हो जाते हैं। नाउ द प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें बेसिक चीजें हमें पढ़नी है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किस किस चीज को इन्वॉल्व करती है, ये इन्वॉल्व करती है कुछ स्टेप्स को इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, एक के बाद एक, जैसा कि हम लोग पढ़ते आए हैं। सबसे पहले क्या होगा, आपका आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आप डीएनए को आइसोलेट करोगे फ्रॉम अ सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म।
ओके, फिर आप उसे फ्रेगमेंट करोगे, यानी आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसके छोटे छोटे टुकड़े करोगे। फिर आप क्या करोगे, आप लोग डिजायरेबल जीन यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालोगे। फिर आप उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करोगे, आप लोग लाइगेट करोगे वेक्टर के साथ, यानी उसे टैक्सी में बिठाओगे। फिर आप उस रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर भेजोगे। फिर आप होस्ट के सेल्स को कल्चर करोगे, ओके, जिससे कि आपकी लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो पाए और आपका कंपाउंड जो है या जो प्रोडक्ट जो है फाइनल प्रोडक्ट उसको ठीक से आप लोग एक्सट्रैक्ट कर पाओ। ओके, सो आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल का यहां पर आपको पूरा फंडा बताया हुआ है। हमने ये तो पता कर लिया कि आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब लगेगा डीएनए पे तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट जो बनेंगे उनको तो आप लोग अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट कर लोगे, लेकिन आइसोलेट कैसे करोगे डीएनए को बाकी सेल के कंपोनेंट से। सो रिकॉल दैट न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल ऑर्गेनिज्म। यह बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड नहीं बोला है। न्यूक्लिक एसिड तो सब में ही जेनेटिक मटेरियल है ना, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए भी आ गया इसमें, आरएनए भी आ गया, सो इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। मेजॉरिटी में आपका डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए का प्योर फॉर्म में होना जरूरी है, अदरवाइज अगर कंटेमिनेशन इसमें होंगी, काफी सारे प्रोटीन आरएनए अगर यहां पर प्रेजेंट होंगे तो वो आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की काटने की एबिलिटी को कम कर देंगे। सो सिंस डीएनए इज एनक्लोज्ड विद इन द मेम्ब्रेन, क्योंकि डीएनए मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, तो आपको डीएनए रिलीज करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मेम्ब्रेन को तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद आपके अदर मैक्रोमोलिक्यूल सेल के अंदर होते हैं, जैसे कि आपका आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड यानी कि शुगर्स और लिपिड, इनको भी आपको रिमूव करना पड़ेगा। सो अगर आपका बैक्टीरियल सेल है जिससे आप डीएनए निकालना चाहते हो, तो इसकी किस चीज से बनेगी आपकी सेल वॉल, आपकी सेल्यूलोजिक। सो आप सेल्यूलेज एंजाइम डालोगे तो सेल वॉल ब्रेक हो जाएगी। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किसकी बनती है, पेप्टिडोग्लाइकन यानी एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, लाइसोजाइम डालो फटाफट से ब्रेक हो जाएगी। आपकी फंगस की जो सेल वॉल है काइटिन की बनती है, काइटिनेज डालो सेल वॉल आपकी ब्रेक हो जाएगी। ओके, सो जीन्स आर लोकेटेड ऑन लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल्स इंटरवाइंड विद प्रोटीन सच एज हिस्टोन। आपकी जो जेनेटिक मटेरियल है वो बहुत अच्छे तरीके से पैक्ड होती है आपके सेल के अंदर, हिस्टोन प्रोटीन्स की हेल्प से आपके यहां पर क्या बनाए जाते हैं, न्यूक्लियोसोम्स बनाए जाते हैं। तो अगर आपको डीएनए को प्योरीफाई करना है तो आपको प्रोटीन भी हटाने पड़ेंगे। सो आरएनए हटाने के लिए आप लोग राइबोन्यूक्लियेज यानी आरएनएज का इस्तेमाल कर लो, प्रोटीन्स हटाने के लिए आप लोग प्रोटीएज का यूज कर लो, सिमिलरली लिपिड हटाने के लिए आप लोग लाइपेज का यूज कर लो, और एंड में जो डीएनए बचेगा इसको आप लोग अगर प्रेसिपिटेट करना चाहते हो, सेपरेट करना चाहते हो, तो इसमें चिल्ड इथेनॉल आप लोग ऐड कर दो। चिल्ड इसीलिए क्योंकि आपको प्रेसिपिटेट करना है, अगर कम टेम्परेचर होगा तो चीजें जल्दी कंडेंस होकर प्रेसिपिटेट हो जाएंगी। तो चिल्ड इथेनॉल आप लोग डालोगे तो फटाफट आपको फाइन थ्रेड्स दिख जाएंगे सस्पेंशन के अंदर। ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है और उससे पहले भी 2-3 साल लगातार पूछा गया है। सो ये क्या है आपका, डीएनए दैट सेपरेट्स आउट एंड रिमूव्ड बाय स्पूलिंग, यानी यहां पर आपका ये इस तरीके का सस्पेंशन में प्रेजेंट था, बाद में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको यहां पर दिखने लग गया, आपने इसे स्पूल डाउन कर लिया है चिल्ड इथेनॉल मिक्स करके। कटिंग द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, हमें पता है ये बात हम कर चुके हैं, यहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात हो रही है। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ये किस तरीके से काटता है आपके डीएनए को, आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को इंक्यूबेट कर दो प्योरीफाइड डीएनए के साथ, यानी आपने जो डीएनए प्योरीफाई किया है अभी लास्ट स्टेप में, इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ थोड़ी देर प्रॉपर अमाउंट में मिक्स करके छोड़ दो। इंक्यूबेट करना मतलब अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन में छोड़ देना, ओके, और ऑप्टिमल कंडीशन के अंदर छोड़ देना, यानी जो आपकी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे रूम टेम्परेचर इज लेट्स से द टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, सो आप इसको 37 डिग्री सेल्सियस पे या फिर 25 डिग्री सेल्सियस पे बेसिकली इंक्यूबेट करो आपके आधे घंटे के लिए। आपके जो एंजाइम्स हैं उस रेस्टिंग टाइम में क्या करेंगे, एक्ट कर देंगे और आपके डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देंगे। फिर आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चलाओगे और आप जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने जो भी डाइजेशन की है उसको बैंड्स के फॉर्म में चेक कर पाओगे। डीएनए आपका नेगेटिवली चार्ज है तो आपका एनोड की तरफ भागेगा, ओके, और आप वेक्टर डीएनए को भी इसी तरीके से काटकर दौड़ा सकते हो, ओके। द जॉइनिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेसेस आफ्टर हैविंग कट सोर्स ऑफ डीएनए एज वेल एज वेक्टर विद स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अगर सेम स्पेसिफिक आपके स्टिकी एंड्स आप लोग बनाना चाहते हो तो सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप लोग यूज करोगे। सो आप लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट को जो है बेसिकली वेक्टर के साथ मिक्स कर दोगे और लाइगेज ऐड कर दोगे, सो आपका रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। यानी ये समझ लो आपका वेक्टर है, ये अगर आपका वेक्टर है,
इसको आप लोग इंक्यूबेट करा दो किसके साथ, जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ। सो जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या करेगा, बेसिकली आपका यहां पर लाइगेट हो जाएगा। ओके, क्योंकि आपने ऊपर से लाइगेज भी ऐड कर दिया है। सो दिस इज योर रिकम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि इसमें दो ऑर्गेनिज्म का डीएनए है, एक तो बैक्टीरिया का वेक्टर और एक आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट। सो इट इज अ रिकम्बिनेंट डीएनए। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय पीसीआर, अगर आपका आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल गया है, आप उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाना चाहते हो, आप उसे एम्पलीफाई करना चाहते हो, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यहां पे यूज करो। पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये आपके कैरीमुलिस साहब ने इन्वेंट किया था। पॉलीमरेज मतलब बार बार रेप्लिकेशन हो रही है, यानी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहां पर लग रहा है। एंड चेन रिएक्शन यानी बार बार आप लोग रेप्लिकेट कर रहे हो एक ही चीज को, तो आप बिलियंस ऑफ कॉपीज भी यहां पर बना सकते हो। सो यहां पर क्या होता है, आपका जो मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन जो है डीएनए ऑफ इंटरेस्ट आर सिंथेसाइज्ड इन विट्रो यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेक्निक। तो यहां पर क्या हुआ, देखो यहां पर इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। सो ये आपका क्या है, इनिशियल डीएनए, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, ये आपका सेकेंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, ये आपका रीजन है जिसको आपको एम्पलीफाई करना है, ये रेड वाला, ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसे डीनेचर कर लेंगे, दैट इज डीनेचुरेशन। तो आपके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, बिकॉज रेप्लिकेशन में क्या होता है, आपके दो टेम्पलेट स्ट्रैंड पर आपकी रेप्लिकेशन साथ में काम करती है। सो यहां पर आपका ये स्ट्रैंड सेपरेट हो गया, स्ट्रैंड नंबर 1, दिस इज स्ट्रैंड नंबर 2, दोनों सेपरेट हो गए। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एनिलिंग। एनिलिंग में क्या होगा, एनिलिंग में आपका कोल्ड टेम्परेचर दिया जाता है, जिससे यहां पर कुछ प्राइमर आकर अटैच हो जाए। प्राइमर क्या होते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में आपको पता है कि पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है उसके पास खुद का फ्री 3 प्राइम OH नहीं होता, तो कभी भी रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए आपको प्राइमर की जरूरत पड़ती है। इन केस ऑफ पीसीआर दीज आर द सिंथेसाइज्ड प्राइमर, आप प्राइमर खुद से डिजाइन कर सकते हो और आप उन प्राइमर्स को यहां पर अटैक करवा दोगे। एनिलिंग यानी टेम्परेचर कम है तो ऑलरेडी ये प्राइमर यहां पर जाकर बाइंड कर जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट प्रोसेस इज योर डिनेचुरेशन, जहां पर स्ट्रैंड सेपरेट हुए। दूसरा प्रोसेस एनिलिंग, जहां पर यहां पर प्राइमर आकर अटैच हो गए। अब ये प्राइमर क्या करेंगे, एक्सटेंशन शो करेंगे, या फिर आप इसे बोल सकते हो पॉलीमराइजेशन। तो ये आपका पॉलीमराइजेशन शो करेंगे। आपका ये जो प्राइमर था इसने पूरा रेड स्ट्रैंड तैयार कर लिया, आपका ये जो प्राइमर था इसने पूरा रेड स्ट्रैंड तैयार कर लिया इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो आपके जो एक यहां पे आपका लाल स्ट्रैंड प्रेजेंट था, यानी एक जीन ऑफ इंटरेस्ट था, अब रेप्लिकेशन के बाद आपके कितने हुए, 2 जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट हो गए। एम्पलीफाई कर लिया आपने, डुप्लीकेट कर लिया। इसको आप 30 साइकिल्स तक चला सकते हो, बहुत जल्दी आपका पीसीआर बहुत इफेक्टिव होता है। यानी इन दो को अब आप जो है क्या कर दो, फीड कर दो यहां पर। तो एक से आपके 2 बने थे, 2 से आपके अगले साइकिल में 4 बन जाएंगे, 4 से आपके 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 128, 256 चलता रहेगा साइकिल। आप जब 30 साइकिल कंप्लीट कर दोगे तो 1 बिलियन जो है आपके यहां पर आपको एम्पलीफाइड डीएनए फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे। तो 3 चीजें यहां पर हैं, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन से आपके स्ट्रैंड सेपरेट हुए, एनिलिंग में प्राइमर आके अटैच हुए और एक्सटेंशन में उन्होंने पॉलीमरेज की हेल्प से पॉलीमराइज कर दिया इन स्ट्रैंड्स को। पॉलीमरेज यहां पर कौन सा यूज होता है, पॉलीमरेज यहां पर बिल्कुल स्पेसिफिक होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टैक पॉलीमरेज। टैक, टैक क्यों, क्योंकि इसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस एक थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकता है। अगर ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकता है, इसका मतलब ये है कि अगर डीनेचुरेशन में आप लोग 92 से 94 डिग्री सेल्सियस भी तापमान दे दोगे तो आपके डीएनए तो स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, दैट इज ट्रू, वो तो हमें चाहिए। लेकिन आपका जो नॉर्मल प्रोटीन का पॉलीमरेज था ना, ये क्या हो जाता था, ये आपका 40-45 डिग्री सेल्सियस पे ही आपका डीनेचर हो जाता था। सो ये आपका कभी भी इस तरीके से मशीन में काम नहीं कर पाएगा। सो कैरीमुलिस साहब ने क्या सोचा, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म को पकड़ा जाए जो रहता ही 100 डिग्री पे है, तो उसका एंजाइम तो यहां पर काम करेगा ही। सो इन्होंने टैग पॉलीमरेज लाकर यहां पर लगाया और टैग पॉलीमरेज इन्होंने देखा कि 92-94 डिग्री सेल्सियस पर डीनेचर नहीं होता, सो ये आपका पॉलीमराइजेशन आसानी से करवा देगा। ओके, सो सेट ऑफ प्राइमर्स आपने लगाए जो कि बेसिकली कुछ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, यानी कुछ नाइट्रोजनस बेसिस वहां पर अटैच हैं कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए। सो वो जैसे ही टेम्परेचर कम होगा एनिलिंग में, वो वहां पर जाकर अटैच हो जाएंगे सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स के ऊपर, और एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज यहां पर प्रेजेंट रहेगा जो कि क्या करेगा, एक्सटेंड कर देगा इन प्राइमर्स को और आपका पर्टिकुलरली क्या बना देगा, रेप्लिकेशन करके
आपके काफी सारे सेगमेंट्स बना देगा। तो सेगमेंट आपके एम्पलीफाई हो जाएंगे, आपके बिलियंस ऑफ टाइम तक आप इन्हें एम्पलीफाई कर सकते हो, यानी 1 अरब कॉपीज भी आप लोग इससे बना सकते हो। दिस इज अ वेरी क्रूशियल मशीन। ओके, सो ये आपकी एम्पलीफिकेशन क्यों हो पाती है? क्योंकि यहां पर थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है जो आपका टैग पॉलीमरेज कहलाता है। T फॉर थर्मस एंड AQ मींस एक्वाटिकस, सो इससे वर्ड लिया गया है आपका टैग पॉलीमरेज। ये आपका हाई टेम्परेचर पर भी डिनेचर नहीं होता, तो बेसिकली यहां पर क्या है, ये आपका बार बार क्या करता रहेगा, रेप्लिकेशन करवाता रहेगा। अब आपने क्या कर दिया है, अब आपने इंसर्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए आपको करना है होस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म के अंदर। यानी आपने जो अभी रिकम्बिनेंट डीएनए बना लिया है, क्लोनिंग कर लिया है, अब आपको उसे क्या डालना है, होस्ट के अंदर डालना है। सो देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लाइगेटेड डीएनए इनटू रेसिपिएंट सेल। रेसिपिएंट सेल आफ्टर मेकिंग देम कंपिटेंट टू रिसीव टेक अप द डीएनए प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। कंपिटेंट हमने कैसे बनाया था, डाइवेलेंट कैटायन देकर बनाया था। दूसरा हमने क्या किया था, हीट शॉक दिया था, वो आप यहां पर देकर होस्ट को इस लायक बना सकते हो कि उसके अंदर डीएनए भेजा जा सके। सो इफ रिकम्बिनेंट डीएनए बियरिंग जीन फॉर रेजिस्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स सच एज एम्पिसिलिन इज ट्रांसफर्ड टू ई कोलाई, द होस्ट सेल बिकम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल। यानी एस्चेरिशिया कोलाई में अगर आपने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जीन डाल दिया है तो ई कोलाई को अब एम्पिसिलिन के होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अगर आप ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को अगार प्लेट पर ग्रो कराते हो जिसके अंदर एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है, तो वहां पर सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो करेंगे, यानी सिर्फ ऐसे ऑर्गेनिज्म ग्रो कर पाएंगे जिनके अंदर वो रेजिस्टेंस जीन गया है। और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होंगे वो आपके क्या होंगे, वो मोर प्रोन होंगे, वो मोर ससेप्टेबल होंगे टू डेथ। तो एम्पिसिलिन उन पे एक्ट कर देगा और उनकी डेथ हो जाएगी। सो एम्पिसिलिन जो है यहां पर सिलेक्टेबल मार्कर का काम कर रहा है इन ट्रांसफॉर्म्ड ई कोलाई सेल्स। ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, यानी अब आपने जो प्रोडक्ट बना लिया है, फाइनल प्रोटीन बना लिया है, इसे आप ऑब्टेन कैसे करोगे? सो व्हेन यू इंसर्ट अ पीस ऑफ एलियन डीएनए इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर एंड ट्रांसफर इट इनटू द बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल सेल जो कि होस्ट का काम कर रहे हैं, तो आपका एलियन डीएनए वहां पर मल्टीप्लाई करता है और सस्टेन करने की कोशिश करता है। इन ऑलमोस्ट ऑल द रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज आपका अल्टीमेट एम क्या रहता है, प्रोटीन को बनाना, क्योंकि आपने डीएनए डाल दिया उससे कोई काम नहीं है जब तक वो प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होगा। सो आपका डीएनए रेप्लिकेट भी होना चाहिए होस्ट के अंदर, ट्रांसक्राइब भी होना चाहिए और ट्रांसलेट भी होना चाहिए। सो यहां पर एक नीड है रिकम्बिनेंट डीएनए को एक्सप्रेस करवाने की, यानी प्रोटीन बनवाने की। फॉरेन जीन जब आपका एक्सप्रेस होगा अप्रोप्रिएट कंडीशन में, तो क्या होगा, बेसिकली ये आपका एक्सप्रेशन के बाद जो प्रोटीन बनाएगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। So after having cloned the gene of interest, having optimized the condition to induce the expression of the target protein, one has to consider producing it on large scale. यानी अगर आपको पता है कि देखो भाई मैंने सेल्स को बेहतर तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है, इसके अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट एकदम प्योरीफाइड फॉर्म में गया है, ये मुझे एक धांसू प्रोटीन बनाकर देगा। जैसे अगर बैक्टीरिया आपको इंसुलिन बनाकर देने लग जाए तो उससे बढ़िया बात आप लोगों के लिए क्या ही होगी। तो आप लोग भी सोचोगे यार इसे मुझे लार्ज स्केल पर करना चाहिए, ना कि अपनी लैब में बैठकर एक छोटे से प्लेट में। तो आप लोग क्या करोगे, इफ एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन is expressed in heterologous host, it is called as recombinant protein। यानी समझ लो आपका ह्यूमन इंसुलिन का जीन अगर बैक्टीरिया में है तो ह्यूमन जीन बैक्टीरिया के लिए क्या हो गया, एक फॉरेन जीन हो गया। सो ह्यूमन इंसुलिन का प्रोटीन भी आपके बैक्टीरिया के लिए क्या हुआ, एक फॉरेन प्रोटीन या एक रिकम्बिनेंट प्रोटीन हुआ। बनाया बेशक उसने खुद ने है, लेकिन जीन तो किसी और से आया था ना। सो रिकम्बिनेंट डीएनए से बना हुआ प्रोटीन इज योर रिकम्बिनेंट प्रोटीन। Cells harboring the cloned genes of interest may be grown on small scale on laboratory। आप छोटी सी प्लेट में भी उनको ग्रो करा सकते हो। The cultures may be used for extracting the desired protein, then purifying it and using it by different separation technique। आपका जो प्रोटीन आया है एट द एंड ऑफ द डे आप उसे सेपरेट कर सकते हैं बचे हुए प्रोटीन से, क्योंकि बैक्टीरिया खुद के भी तो प्रोटीन बनाएगा ना, उसे भी तो सर्वाइव करना है। सो उसमें से आपका प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है वो भी आपको सेपरेट करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा, और तब जाके आपको अपना फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। सो द सेल कैन ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड इन अ कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम। यानी एक ऐसा कल्चर सिस्टम होता है जिसमें आप मीडियम को ऐड करते रहो एक साइड से और यूज्ड मीडियम को निकालते रहो दूसरी साइड से। तो आपके बैक्टीरिया क्या रहते हैं, फिजियोलॉजिकली सबसे एक्टिव स्टेट में रहते हैं, यानी एक्सपोनेंशियल फेज में या लॉग फेज में रहते हैं।
क्योंकि आपके बैक्टीरिया को डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए, अच्छा खासा खाने का मटेरियल। आप क्या कर रहे हो, जो गंदा हो गया है आपका बेसिकली आपका कल्चर मीडिया, उसे आप एक साइड से बाहर निकालते जा रहे हो और एक साइड से नया मीडिया डालते जा रहे हो। इट इज अ कंटिन्यूअस कल्चरिंग सिस्टम। सो क्या हो रहा है यहां पर, इस टाइप के कल्चरिंग मेथड में आपके बैक्टीरिया हमेशा एक्टिव स्टेट में रहते हैं क्योंकि नया नया खाने का सामान उसे मिलता जा रहा है। सो ये लार्जर बायोमास आपका बनाते हैं। ओके, और इनकी ईल्ड जो है बेसिकली बहुत हाई होती है, डिजायरेबल प्रोटीन आपको ज्यादा अमाउंट में मिलता है। स्मॉल वॉल्यूम कल्चर जो होते हैं ये आपके एप्रिशिएबल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं बना पाते। जैसे आप लैब में बना रहे हो, आप 1 ग्राम 2 ग्राम कोई चीज बना लोगे, लेकिन आप उसे लार्ज क्वांटिटी में अगर बनाना चाहते हो तो आप बेसिकली उसे कमर्शियलाइज भी कर सकते हो, आप बेच भी सकते हो एज अ प्रोडक्ट। सो बायोरिएक्टर इसके लिए यूज किए जाते हैं। बायोरिएक्टर आपके लार्ज टैंक्स होते हैं, ये 100 लीटर से लेके 1000 लीटर तक आपके हो सकते हैं, जिसमें आपका कल्चर यूज किया जाता है। ओके, सो बायोरिएक्टर जो है ये एक वेसल होती है, यानी एक डब्बा लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपके रॉ मटेरियल ऐड कर दिए जाते हैं। जैसे कि आपके बैक्टीरिया जिन्होंने प्रोटीन बनाया है उसको आप लोग ऐड कर दोगे, एंड आफ्टर दैट आपका क्या है, स्पेसिफिक अच्छे प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे कि इंडिविजुअल एंजाइम्स वगैरह या फिर इंडिविजुअल प्रोटीन्स वगैरह। ओके, यूजिंग अ लॉट ऑफ होस्ट सेल, चाहे वो आपका प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, ह्यूमन सेल हो, इनसे आप लोग प्रोडक्ट इस हिसाब से निकाल सकते हो। सो अ बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स ऑल इंपॉर्टेंट कंडीशन, आपके विटामिन, आपके इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स, आपके इंपॉर्टेंट मिनरल्स, आपके इंपॉर्टेंट सोल्यूट, आपका अच्छा खासा ऑप्टिमम टेम्परेचर, अच्छा खासा ऑप्टिमम पीएच, सारी की सारी आपकी जो क्वालिटीज हैं वो इस बायोरिएक्टर में होती हैं। ये एक सर्वगुण संपन्न डब्बा है मेरे दोस्त, ये तुम्हें सब कुछ दे देगा। मतलब इतनी एक्सपेक्टेशन तुम किसी से नहीं लगा सकते जितनी बायोरिएक्टर से लगा सकते हो, और ये सारी फुलफिल करेगा। ये आपको सारी ऑप्टिमल कंडीशन देगा डिजायरेबल प्रोडक्ट के बनने के लिए, जैसे कि आपका प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर पीएच, प्रॉपर सबस्ट्रेट, प्रॉपर सॉल्ट, प्रॉपर विटामिन, प्रॉपर ऑक्सीजन, जिससे बैक्टीरिया आपका मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेट में रहे और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट आपका बना सके। सबसे मोस्ट कॉमनली यूज जो आपके बायोरिएक्टर होते हैं वो स्टिरिंग टाइप होते हैं, जो कि आपका यहां पर दिखाया गया है। दिस इज स्टिरिंग टाइप ऑफ रिएक्टर। यहां पर क्या होता है, बेसिकली आपके काफी सारे मीटर्स लगे रहते हैं इसकी तरह, जो आपको बताएंगे टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, पीएच कितना है, ये सारी चीजें। ऊपर एक मोटर लगेगी, मोटर क्या करती है, इन ब्लेड्स को घुमाती है। जो आप यहां पर ब्लेड्स देख रहे हो इनको घुमाने का काम करती है। सो यहां पर आपका कल्चर मीडिया है इस पर्टिकुलर वेसल के अंदर, यानी खाने पीने का सामान है जिसमें बैक्टीरिया आपके ग्रो करते हैं। ओके, यहां से स्टेराइल एयर आपकी बाहर आती रहेगी, यानी आपका इम्प्रॉपर एयर जो है आपकी बाहर आती रहेगी। फ्लैट ब्लेडेड इंपेलर यहां पर प्रेजेंट है, जो ठीक तरीके से चीजों को मिक्स करता रहे। और अगर आप किसी भी चीज को बहुत जोर जोर से मिक्स करते हो ना, फराटा चला के, तो ऊपर झाग आ जाते हैं। तो उन झाग को रिमूव करने के लिए फोम ब्रेकर भी है, क्योंकि झाग अगर आपका ऊपर का सरफेस एक्वायर कर लेंगे तो ऑक्सीजन की प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। सो इसके लिए जरूरी है कि आप झाग को भी हटाओ। सो फोम ब्रेकर भी यहां पर प्रेजेंट रहता है। एसिड बेस फॉर पीएच कंट्रोल यहां पर है, और स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन यानी टेम्परेचर कंट्रोल आपका यहां पर है। स्टरलाइजेशन के लिए स्टीम की जरूरत पड़ती है, जिससे कि आपके इनप्रॉपर जो आपके माइक्रोब्स है बेसिकली उनकी किलिंग करी जा सके। क्योंकि आप अगर एक बार बायोरिएक्टर को यूज कर लोगे, आफ्टर दैट आपको समझ लो किसी दूसरे बैक्टीरिया से प्रोडक्ट निकालना है। अगर आपका बायोरिएक्टर स्टरलाइज्ड नहीं है, अगर वो क्लीन नहीं है, तो पहले वाले जो बैक्टीरिया जो आपने उसमें यूज किया उसकी कंटेमिनेशन आ जाएगी नेक्स्ट सैंपल में। सो आपको उन्हें स्टरलाइज करना रहता है, तो स्टीम का आप यहां पर उपयोग करते हैं, जो कि ऑटोक्लेव में भी यूज किया जाता है। ओके, सो ये आपका सबसे कॉमनली यूज्ड स्टिरिंग टाइप ऑफ बायोरिएक्टर है। स्टिरिंग क्यों करी जाती है, हर चीज को प्रॉपर्ली मिक्स करने के लिए। और दूसरा है आपका स्पार्ज्ड स्टिरर टैंक। ये भी आपका स्टिरर टैंक ही है, लेकिन स्पार्ज्ड इसमें क्यों कहा जाता है, क्योंकि इंक्रीज्ड सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर यहां पर आपको देखने को मिलता है। यहां पर सिंगल ऐसी डायरेक्ट लेयर नहीं प्रेजेंट, ये आपका इरेगुलर लेयर प्रेजेंट है। ओके, यहां पर आपकी गैसेस बहुत तगड़े तरीके से मिक्स कर दी जाती हैं। सो बबल्स जो हैं ये आपकी इंक्रीज हो जाती हैं साइज में, यानी कि आपके यहां पर इनसाइड जो बबल्स रहेंगे ये आपके क्या करेंगे, मूव करते रहेंगे। सो आपकी ऑक्सीजन जो है प्रॉपर्ली मिक्स भी होती रहेगी यहां पर। तो ये स्पार्ज्ड टाइप ऑफ बायोरिएक्टर है, यानी अगर बबल्स सरफेस पे हैं तो लोचा है, लेकिन अगर आपके अंदर की साइड से बबल अगर ट्रांसफर हो रहे हैं, आप अगर कभी चाय बनाने की कोशिश करोगे, सिर्फ पानी उबाल कर देखो, छोटे छोटे बबल आपके नीचे से ऊपर आते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, चीजों की डिसोल्यूशन में हेल्प करते हैं। चाय बना रहे हो, अगर बबल नहीं आए, चाय को गर्म नहीं किया, तो क्या सारी चीजें मिक्स हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी। सो दैट बबल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू नीड टू ब्रेक इट ऑल्सो। इंपॉर्टेंट है लेकिन ब्रेक करना भी जरूरी है, तो फोम ब्रेकर भी लगाया हुआ है।
ओके, तो स्टिरर टैंक जो होता है ये यूजुअली सिलेंड्रिकल होता है, जो कि आपने पीछे देखा, और इसका बेस जो है कर्व्ड होता है, इस तरीके का इसका बेस रहता है जिससे आप हर चीज की प्रॉपर मिक्सिंग कर पाओ, आप कंटेंट को ठीक से मिला पाओ। तो स्टिरर जो है यानी मिलाने वाली जो फिरकी थी वो क्या करती है, आपकी प्रॉपर मिक्सिंग करती है और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी का खास ध्यान रखती है आपके बायोरिएक्टर के अंदर। अल्टरनेटिवली आपके एयर जो है वो भी बबल करी जा सकती है इस रिएक्टर के अंदर। एयर को डालने के लिए आपका अलग से एक अपरेटस प्रेजेंट है। अगर आप फिगर को क्लोजली देखोगे तो आपको पता लगेगा बायोरिएक्टर में एक एजिटेटर सिस्टम है जो कि फोम ब्रेकर है, और एक फिरकी वाला सिस्टम है, एक ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है जो कि आपके बेसिकली फॉल एयर को बाहर निकालेगा और ऊपर से ऑक्सीजन डालेगा, एक फोम कंट्रोल सिस्टम है जो सबसे ऊपर वाली ब्लेड थी जो फ्रोथ ब्रेकर थी, एक टेम्परेचर कंट्रोल है जो कि आपका साइड में लगा हुआ था, और उसके जस्ट ऊपर आपका एसिड बेस बैलेंस यानी पीएच कंट्रोल सिस्टम भी लगा हुआ था। और इसके साथ साथ आपके अलग अलग तरीके से कल्चर मीडिया और सबस्ट्रेट ऐड करने की जो बेसिकली नली है वो भी वहां पर ऐड होती है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, अब आपने आप क्या किया है, आपने बायोरिएक्टर में अच्छी खासी क्वांटिटी में प्रोडक्ट बना लिया है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग मतलब आपने जब बायोसिंथेटिक स्टेज कंप्लीट कर ली तो प्रोडक्ट को आपको बहुत सारे प्रोसेसेस से निकालना पड़ता है मार्केटिंग तक पहुंचाने के लिए। यानी आप फिनिश्ड प्रोडक्ट ऐसे नहीं दे सकते कि हाँ भाई देखो बायोरिएक्टर में बन गया है, चलो बाल्टी में भर भर के बेच दो। यू नीड टू पैकेज इट वेरी वेल। फर्स्टली यू नीड टू चेक इट वेरी वेल कि उसमें कहीं कोई कंटेमिनेशन तो नहीं है। आपको उसे प्रोसेस करना पड़ता है। जैसे एक ड्रग है, एक मेडिसिन है, वो आपके मार्केट में इतनी आसानी से नहीं आती। क्यों? आपकी कोविड की जो बेसिकली आपका डोट है वो अभी तक यहां पर नहीं आया है। आप वैक्सीन मांग रहे हो लेकिन वैक्सीन को ट्रायल स्टेजेस पे से निकाला जाता है। ओके, तो वो ट्रायल स्टेजेस अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। काफी सारे यूनिवर्सिटीज ने, आपके काफी सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन आपकी बनाने की ट्राई करी है, लेकिन उसके ट्रायल फेजेस चल रहे हैं। ट्रायल फेजेस पे मोस्ट ऑफ द वैक्सीन, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स, मोस्ट ऑफ द मेडिसिन आपकी फेल हो जाती है। ये एक प्रमाणित सत्य है। तो 100 में से एक मेडिसिन आपकी मार्केट में आ पाती है, ये भी एक सच है। सो आपको क्या करना है, इन प्रोसेसेस को जो कि सेपरेशन और प्योरिफिकेशन होते हैं, इनको आपको करना है। एक प्रोडक्ट जो बना है उसको आपको ठीक से सेपरेट करना है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द थिंग्स, क्योंकि आपके बायोरिएक्टर में तो बैक्टीरिया भी है, ऑक्सीजन भी है, खाने पीने का सामान भी है, माल मसाला है। इन सबको आपको हटाना है, प्योरीफाई करना है, प्रोडक्ट आपका निकालना है। इसको आप डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हो, यानी आपके हाथ में प्रोडक्ट आना चाहिए। द प्रोडक्ट हैज टू बी फॉर्मुलेटेड विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव, जिससे प्रोडक्ट आपका काफी टाइम तक खराब ना हो, तो प्रिजर्वेटिव इसे रखा जाता है। सच फॉर्मुलेशन हैज टू अंडरगो थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स, कि ये कहीं किसी एनिमल के लिए, किसी प्लांट के लिए हार्मफुल तो नहीं, एज इन केसेस ऑफ ड्रग्स। और स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल यहां पर किया जाना चाहिए, जिससे कि वो अगर मार्केट में आए तो वो अच्छी चीज ही हो, अदरवाइज वो लोगों के लिए हार्मफुल हो सकती है। सो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग आर वेरिएबल फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। जैसे कोई खाने की चीज है तो आप उस पर एक ग्रीन मार्क लगाते हो इफ इट इज वेजिटेरियन, अगर रेड मार्क लगाते हो इट इज नॉन वेजिटेरियन। पूरा का पूरा आप उस पर चार्ट लिखते हो, इसमें इतना कार्बोहाइड्रेट है, इतना प्रोटीन है, इतना फैट है, नो एडेड प्रिजर्वेटिव, नो एडेड कलर, नो एडेड शुगर, हमारा जूस सबसे बढ़िया है, टेट्रा पैकिंग हमने की है, हेक्सा पैकिंग हमने की है, आपके घर तक पहुंचेगा तो ताज़ा पहुंचेगा, ठंडा करके पियो, गर्म करके पियो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज बेसिकली डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग फॉर अ जूस, वेल पैकेजिंग एंड नो एडेड प्रिजर्वेटिव। आप लोग जब बेसिकली एक मेडिसिन की बात करते हो तो क्लिनिकल ट्रायल में फेल ना हो जाए तो आपको उस हिसाब से उसे ट्रीट करना पड़ता है। सो देयर आर वैरायटी ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू पॉन्डर ऑन एंड दैट टोटली वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। सो आई डोंट नो तुम्हें यहां पर दिख रहा है या नहीं, आई होप दिख रहा होगा। गर्दन का पसीना मुंह का इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने सेटिंग ऐसी कर रखी है अपने कंप्यूटर की, लेकिन ओवरऑल अगर तुम देखोगे दिस वॉज द मोस्ट हेक्टिक लेक्चर ऑफ माई एंटायर लाइफ। मैं इतना पागल हो गया था, मैंने बीच में 2 बार जो है लेक्चर रोकने की भी कोशिश की बट नहीं रोका। दोस्तों लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज इट इज़ रियली डिफिकल्ट टू शूट इन दिस पर्टिकुलर टाइम। बट आज मैंने सोचा था आज मैं बायोटेक्नोलॉजी करा के रहूँगा। मैं रात को ये लेक्चर बनाना हूँ, अभी टाइम हो रहा है 9:42, पता नहीं अपलोड कब होगी वीडियो, बट मैं इसको रात को बना रहा हूँ। और कल सुबह मेरी एक और क्लास है, सो उसके लिए भी मैं आपके लिए लेक्चर, क्योंकि मैंने एक दिन का एक चैप्टर वादा किया था। आई एम कीपिंग माई प्रोमिसेज अप। Now it's your time to keep your promises up. Share this video with your friends and ask each and every of your friend to subscribe this channel, क्योंकि मैं जो लेकर आने वाला हूँ कमिंग टाइम में वो बहुत फाड़ू होने वाला है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग सब्सक्राइब करें और बने रहें इस चैनल के साथ। लव यू दोस्तों, बाय बाय, डिनर कर लेते हैं, गुड नाइट।